जी सर, क्या हाल चाल। सो वी आर बैक विथ अनदर रिवीजन लेक्चर एंड आज हम एक ऐसा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में 25 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है। यस सर, 25 मार्क्स का क्या मजाक कर रहे हो। तो आइए मैं आपको एबीसी एनालिसिस की शीट पे लेके चलता हूं। तो देखो, यहाँ पे मैंने डाला है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन 7 मार्क्स, एसेट प्राइसिंग थ्योरी या फिर पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, जो इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं 14 मार्क्स के, एंड एक आता है अपना थ्योरी का एमसीक्यू एंड एक आता है अपना प्रैक्टिकल का एमसीक्यू, जो मिला के हो गए 4 मार्क्स। सो कम से कम 25 मार्क्स यहाँ पे एंड 2 मार्क्स अगर आया तो इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस, मतलब आज तक का जो ट्रेंड है वहां से अगर हम एस्टिमेट लेके चले, सो ये चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है पूरे के पूरे 25 टू 27 मार्क्स का। ठीक है सर, अगर ये ट्रेंड आई होप इस एग्जाम में कंटिन्यू हो, अगर हो ना हो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि एट एनी कॉस्ट आपको कम से कम ये चैप्टर 14 टू 20 मार्क्स को बेर मिनिमम देखने को मिलेगा। अगर ट्रेंड भी चेंज हुआ तो, एंड ट्रेंड अगर सेम रहा तो 25 मार्क्स से 27 मार्क्स को आपको ये चैप्टर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। एंड हम इस चैप्टर का हर एक चीज रिवाइज करने वाले हैं, विद एग्जांपल रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आप हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओ। एंड हम सेम दो चीजें इस वीडियो में फॉलो करेंगे। फर्स्ट चीज कौन सी है, मैं कंसेप्ट खत्म होने के बाद फुल स्क्रीन करके आपको बोलूंगा पॉज करो, तब आपने पॉज करके उसको रिवाइज करना है। एंड सेकेंड चीज, ये चैप्टर खत्म होते ही आपको इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। ये दो चीज अगर करोगे आपका श्योर शॉट ये चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सर? सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस टॉपिक, जो की है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है सर? सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब क्या? देखो, हमने सबसे पहले क्या रिवाइज किया था, हमने रिवाइज किया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है, उसमें क्या था, इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन का। ठीक है, मतलब ये दोनों सिक्योरिटीज है तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन वाला चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था म्यूचुअल फंड। ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने कैसे सिक्योरिटीज को बाय करनी चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ उसको कंपेयर किया था। सेम चीज म्यूचुअल फंड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है सिक्योरिटी के पूरा एनालिसिस करने के लिए, कि पूरा वैल्यूएशन निकालने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं। बट ये पोर्टफोलियो चैप्टर हमें क्या पढ़ाता है, पोर्टफोलियो चैप्टर हमें पढ़ाता है कि अगर आपको किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको एक सिक्योरिटी, एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। शेयर्स का आपको पोर्टफोलियो बनाना है कि आपका क्या हो जाए, आपकी रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए एंड आपका रिटर्न जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ये हम पूरे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिर्फ इसी पर्पज से पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रेटेजी हम ऐसी बनाए कि हमें जो रिटर्न जो है वो मैक्सिमम हो एंड हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो। ठीक है, सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में हम क्या करते हैं, हमें ना मल्टीपल सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं। किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं वो आपको आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि हमें क्या करना है, मल्टीपल सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना है। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हमारी रिस्क जो है वो कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आए। प्रॉफिट मतलब क्या, हमें रिटर्न्स जो हो वो मैक्सिमम मिले एंड हमारी रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए। ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था पूरे चैप्टर का बेसिक, जो मैंने बहुत ही आपको क्विकली समझा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बुक से जो है वो पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है सर? सो बेस ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, एन इन्वेस्टर शुड कंसिडर बोथ रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। बट हमें रिटर्न के पहले हमेशा रिस्क को एनालाइज करना है, कि हमें देखना है कि भाई हमको रिटर्न तो मिल रहा है बट हमारी रिस्क कितनी है ये इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सो अगर हम ऐसा ना हो कि हम लोग 2 रुपए हमको रिटर्न मिलने वाली है बट हमारी रिस्क जो है वो 500 रुपए की रिस्क है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है वो 2 रुपए के रिटर्न के लिए वहां पे इन्वेस्ट करने का। ठीक है सर? सो रिस्क एंड रिटर्न बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, हमें पहले रिस्क एंड रिटर्न को देखना चाहिए। ठीक है, अ सिंगल सिक्योरिटी इज वेरी रिस्की। ऑब्वियसली अगर मैंने पैसा, देखो अगर मेरे पास है ना, एक दो चीजें की, मेरे पास है 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए, तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अगर पूरे 1000 रुपए डाले, ऑन द अदर हैंड मैंने डाले रिलायंस में प्लस टाटा में 500 करके, तो आपको क्या लगता है कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की रहेगा? यस, ऑब्वियसली फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि
पूरा का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक प्लांट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है, वहां पे आग लग जाए, या फिर मुकेश अंबानी का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो जाए, ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट एक एग्जांपल के लिए हम अपने कंसेप्ट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर वैल्यू है ना वो ड्रास्टिकली गिरेगा, पूरे लोग रिलायंस को सेलिंग करने का स्टार्ट करेंगे, पूरे लोग सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में बढ़ेगा। एंड यस, हमने कल के चैप्टर में भी पढ़ा था कि जितना ज्यादा सेलिंग हो जाएगा उतना सप्लाई बढ़ेगा एंड उसकी प्राइस जो है वो कम से कम हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। सो मेरे पूरे के पूरे 1000 शेयर्स जो है ना यहाँ पे एट रिस्क, 1000 की जो वैल्यू है वो एट रिस्क हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड मैंने क्या किया, कुछ पैसे 500 रुपए जो है टाटा में लगाए एंड कुछ पैसे रिलायंस में लगाए, तो क्या होगा कि ये 500 रुपए ना यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी एंड हमारी 500 रुपए की वैल्यू है ना वो शायद कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों है कॉम्पिटिटर्स, या है इन दोनों कॉम्पिटिटर्स है। सो एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा, ये एग्जांपल के लिए बताया। एक्चुअल में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हम करेंगे रिश्ता देख के। रिश्ता सर, यस, हम लोग देखेंगे स्टॉक ए एंड स्टॉक बी के बीच में का रिलेशन, एंड ये रिलेशन के बेसिस पे हम लोग है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम लोग ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने के पहले दो स्टॉक के बीच में देखेंगे रिश्ता, हम रिश्ता देखेंगे और रिश्ता के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमें करना है या नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। सो टू रिड्यूस द रिस्क, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मोर देन वन सिक्योरिटी कॉल एज पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली जो चीजों का मल्टीपल बंच होता है, बंडल होता है, उसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। पर पोर्टफोलियो किसी का भी हो सकता है, गोल्ड सिल्वर कॉपर का भी हो सकता है। मेरे पास 10,000 कार्स है, उसका भी हो सकता है। इतने कार्स होते नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल अपने वो हॉट व्हील्स वाले छोटे छोटे। मेरे पास अगर 4-5 प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो हो सकता है। अगर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फोटोज है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूं, मेरे पास मल्टीपल फोटोज है, उसका भी पोर्टफोलियो हो सकता है। जो पोर्टफोलियो मतलब क्या, किसी भी चीज का बंच होना, किसी भी चीज का एक व्हाट वी से सम्मेलन होना, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। बट हम यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो यानी कि शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है सर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब हम क्या करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं इन सिक्योरिटीज को किस तरीके से, ताकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो जाए। और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा रिटर्न और कम से कम रिस्क। मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, बल्कि मेरी रिस्क जो है वो कम से कम हो। किसी का ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मुझे रिस्क ज्यादा से ज्यादा चाहिए और रिटर्न कम से कम चाहिए, भाई ये इन्वेस्टमेंट फील्ड आपके लिए है नहीं, आप इसके बेसिक्स भी समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है सर। ऐसा कोई होगा भी नहीं, रैशनल इंसान यही बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए और मेरी रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है सर, ठीक है। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क, ठीक है सर। अब यहाँ पे ना बहुत सारे थ्योरीज आते हैं। थ्योरीज मतलब क्या कि हर एक जन है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल से फर्स्ट थ्योरी आती है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। सो ये थ्योरी क्या एक कंसेप्ट बताती है, ये मेन थ्योरी है कि पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जहां से हमको क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं, और ये पूरा का पूरा चैप्टर इस थ्योरी के ऊपर बेस है। आगे के कंसेप्ट भी जो है वो यहाँ से इंटरलिंक है। सो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो है, एमपीटी जो इसे बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलडीआर इसको मार्क कर लो, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। एंड हम लोग इसी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, भले रिवीजन लेक्चर रहेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने नहीं वाले। क्लियर है सर। सो ये एमटीपी क्या बोलता है, आइए आपको बताते हैं। बेसिकली हमने जो अभी तक डिस्कशन किया ना, ये सब चीजें ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ अलग से नहीं कोई अलग से पढ़ने देखने नहीं मिलेगा। इसलिए जो लास्ट 10 मिनट्स में हमने जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, वहां पे मैंने आपको सब चीजें बताई कि क्या होता है, किस बेसिस पे होता है, वो सबका रिवीजन भी यहाँ पे आपको इसके साथ देखने मिलेगा, ठीक है। सो द पर्पज ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या, हमें जो डाइवर्सिफिकेशन के साथ क्या होगा, हमारी रिस्क जो है वो कम से कम हो जाएगी, ये हमें यहाँ पे बताता है। एज पर मार्कोविच, वी इन्वेस्ट इन मोर देन वन सिक्योरिटी देन द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी रिड्यूस। ऑब्वियसली हम लोग जितने ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, रिलायंस एंड टाटा का जो एग्जांपल है, उतनी हमारी रिस्क जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, हम इसके लिए रिश्ता देखते हैं। ऑन डिपेंड्स अपॉन द बेनिफिट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब क्या, आपसी रिश्ता। इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशन ऑफ ए विद रिलेशन ऑफ बी। इन दोनों का रिलेशन मतलब कंबाइंड रिलेशन, को रिलेशन, इन दोनों का आपसी रिश्ता क्या है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। और रिश्ता कैसा होता है, रिश्ता होता है +1 से लेके -1 तक। रिश्ता कैसे होता है, +1 से लेके -1 तक। ये +1 to -1 क्या है, देखो हम लोगों को ना एक
मेथड चाहिए था, एक लिमिट चाहिए था ये डिसाइड करने के लिए कि क्या है ज्यादा से ज्यादा रिस्की और क्या है कम से कम रिस्की। इसीलिए ना यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन कैसा हो सकता है, +1 से लेके -1 तक। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +1, यहाँ पे लिखता हूँ 0, और एक होता है माइनस, ठीक है। +1 मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से अभी हम दो शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, एक था रिलायंस और एक था टाटा, ठीक है। +1 रिलेशन अगर उनका है, इसका मतलब क्या, जिस टाइम पे रिलायंस भी बढ़ेगा उस टाइम पे टाटा भी बढ़ेगा इन सेम प्रपोर्शन। अगर रिलायंस का शेयर बढ़ा 10 रुपए से तो टाटा का शेयर भी बढ़ेगा 10 रुपए से, ठीक है। सो मतलब क्या, इनका रिलेशन इतना स्ट्रांग है, इतना तगड़ा रिलेशन है इन दोनों का कि जैसे जैसे जाते हैं ना साथ साथ जाते हैं। देखो कुछ कपल्स रहते हैं ना, सेम चीजें करते हैं, इसने सेम कपड़े पहने तो वो भी सेम कपड़े पहनेगा। अगर इसने गोवा जाने का प्लान किया तो वो भी गोवा जाने का प्लान करेगा। वो चलते टाइम भी हाथ पकड़ के चलेंगे, साथ में चलेंगे। इनका मतलब क्या, इनका रिश्ता जो है वो बहुत स्ट्रांग है। जो चीज ये करेगा वो चीज सेम दूसरा इंसान करेगा। सेम यहाँ पे होता है कि सेम चीज है यहाँ पे कि अगर रिलायंस का शेयर जितना चेंज हुआ, टाटा का शेयर भी उतना ही चेंज हुआ, तो उसे बोलते हैं सेम पॉजिटिव कोरिलेशन प्लस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब क्या, +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या, ये दोनों सेम चीज करेंगे, सेम डायरेक्शन में करेंगे, सेम मूवमेंट में करेंगे और सेम अमाउंट में करेंगे। जब डायरेक्शन भी सेम हो और अमाउंट भी सेम हो, परसेंटेज भी सेम हो, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब क्या, इनका डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर ऐसा हो जाए कि रिलायंस का शेयर 10 रुपए से बढ़े और टाटा का शेयर को कोई इंपैक्ट ही ना हो, या फिर टाटा का शेयर 1,000 रुपए से गिरे, रिलायंस का 10 रुपए से बढ़े, या फिर इनका 5 रुपए से बढ़े और इसका 10 रुपए से बढ़े, कोई रिलेशन आपको देखने नहीं मिल रहा है। मतलब क्या कि इनका जो है रिलेशन जीरो है, मतलब इनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से एक बंदा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई तो रहेगा ना एक सैम करके, तो सैम का क्या है, सैम को मुझे पता ही नहीं सैम क्या करता है, क्या करता है, क्या नहीं करेगा। सो मेरा रिलेशन और मतलब मैं जिस हिसाब से बिहेव करूंगा, क्या वो सैम के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है। आपके आपका आपका बिहेवियर क्या, आपके यहाँ से घर के 10,000 किलोमीटर दूर कोई इंसान रहता है, उससे कोई आपका संबंध है क्या, नहीं है, तो उससे बोलते हैं जीरो को रिलेशन, उसे बोलते हैं जीरो रिलेशन, ठीक है। मतलब जिसका कोई आपस में कोई संबंध ही ना हो, इसे बोलते हैं जीरो को रिलेशन। और ये रिलेशन किस बेसिस पे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ रिलेशन की डिग्री और रिलेशन कैसे है वो जानते हैं, ठीक है। और परफेक्ट नेगेटिव मतलब क्या होता है कि अगर रिलायंस का शेयर 10 रुपए से बढ़ा, ठीक है, तो टाटा का शेयर क्या होगा, बराबर 10 रुपए से गिरेगा। अगर टाटा का शेयर 10 रुपए से बढ़ा, रिलायंस का शेयर 10 रुपए से बढ़ेगा, ठीक है। अगर रिलायंस का शेयर 500 रुपए से गिरा तो क्या होगा, टाटा का शेयर 500 रुपए से बढ़ेगा। ये सेम चीजें करेंगे, सेम अमाउंट में करेंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से जब अगर मेरा जब एक कोई दोस्त रहेगा, वो सोता है तब दूसरा इंसान जागता है, जब अगर वो जागता है तब वो सोता है। जब परफेक्ट चीजें करेंगे, सेम सेम अमाउंट में करेंगे बट अपोजिट करेंगे, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है सर। सो ये क्या हुआ, हमारा कोरिलेशन क्या हुआ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आता है एक तो +1, 0। सो +1 मतलब क्या कि जब मेरा अमाउंट भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है सर। और इसके बीच में क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल से रिलायंस का शेयर 10 रुपए से बढ़ा, टाटा का शेयर 5 रुपए से बढ़ा, रिलायंस का शेयर 10 रुपए से बढ़ा, टाटा का शेयर 8 रुपए से बढ़ा, मतलब क्या, ये बढ़ तो रहे हैं बट सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों जब इंक्रीज हो रहे हैं तब दूसरा शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। जब टाटा इंक्रीज हो रहा है, रिलायंस भी इंक्रीज हो रहा है। जब रिलायंस इंक्रीज हो रहा है, टाटा भी इंक्रीज हो रहा है, बट सेम अमाउंट से नहीं हो रहे। तो उस केस में क्या होता है ना, हम कैलकुलेट करते हैं कितने परसेंटेज से हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों का कितना हुआ, 0.5 हुआ, ये दोनों का कितना हुआ, 0.8 हुआ। मतलब क्या, जब 10 रुपए से रिलायंस बढ़ेगा, 5 रुपए से टाटा बढ़ेगा, 10 रुपए से रिलायंस बढ़ेगा, 8 रुपए से टाटा बढ़ेगा। दोनों केस में रिलायंस बोलेगा, ठीक है। जब 10 रुपए पे रिलायंस बढ़ेगा, 5 रुपए से टाटा बढ़ेगा, सब 10 रुपए से रिलायंस बढ़ेगा, 8 रुपए से टाटा बढ़ेगा। तो क्या हुआ, दोनों बढ़ तो रहे हैं बट सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम अमाउंट में नहीं बढ़ रहे, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, बट कितना बढ़ रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं। सो वो आता है +1 से 0 के बीच में, ठीक है सर। एंड नेगेटिव केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे -0.5, मतलब क्या कि ये घट रहे, सेम डायरेक्शन में घट रहे हैं बट सेम अमाउंट के साथ नहीं, सेम अमाउंट से रिड्यूस नहीं हो रहे। बट अगर सेम अमाउंट से रिड्यूस हो, सॉरी, एग्जाम एक सेकंड,
बट ये दोनों क्या हो रहा है कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, जब जब एक शेयर का प्राइस कम हो रहा है दूसरे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो तीसरे शेयर का प्राइस कम हो रहा है। तो ये कब हो रहा है, अगर सेम अमाउंट में हो जाए तो -1, एंड अगर डिफरेंट अमाउंट पे हो बट डायरेक्शन अगर सेम हो, कि डायरेक्शन सेम हो मतलब क्या, जब एक बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है बट सेम अमाउंट से नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सो ये हमारा हो गया परफेक्ट पॉजिटिव। क्यों हो रहा है ऐसा? ये हमारा हो गया परफेक्ट पॉजिटिव, ये हो गया हमारा परफेक्ट नेगेटिव, ये हो गया जीरो को रिलेशन, ये हो गया पॉजिटिव को रिलेशन, ये हो गया नेगेटिव को रिलेशन। ये मैंने 2 बार आपको एक एग्जांपल के साथ और एक टाइमलाइन के साथ समझा दिया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है इसी रिलेशन के टॉपिक के ऊपर। सो +1 से लेके -1 तक रिलेशन जो है वो होता है। +1 मतलब क्या, सेम अमाउंट सेम डायरेक्शन। -1 मतलब क्या, सेम अमाउंट डिफरेंट डायरेक्शन। +1 से लेके 0 के बीच में क्या, सेम डायरेक्शन बट अमाउंट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, और -1 से 0 के बीच में क्या, अपोजिट डायरेक्शन बट अमाउंट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है सर। The purpose of MPT is to explain the benefit of diversification, and that is reduction of risk. सेम चीज हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो चलेगा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, मोर देन वन सिक्योरिटीज के बेस पे डिपॉजिट करना है, इन्वेस्ट करना है। किसके बेसिस के ऊपर, रिलेशन के ऊपर। मतलब क्या हो गया, हमें ये तो समझ आ गया कि हमको सबसे पहले जो है रिलेशन पता करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब रिलेशन पता चलेगा तभी हम डाइवर्सिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, सो डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर पाएंगे हम, आपको अगर आपको पता करना है तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको ना 500 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने, कितने रुपए इन्वेस्ट करने, 500 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करोगे जिसका को रिलेशन जो है वो +1 है, या जिसका को रिलेशन है वो -1 है? ठीक है, 500 रुपए मतलब 250, 250। सोचो जरा लॉजिकली। ठीक है, ठीक है। अगर आपका कहना ऐसा रहेगा ना कि हम जिसका पॉजिटिव को रिलेशन है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ पे 250 रुपीज, 250 रुपीज दोनों के इसमें 500 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर लिए, दोनों के केस में जहां पे पॉजिटिव को रिलेशन है। ठीक है, एक में 250 लगा है, दूसरे में 250 लगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक शेयर जो 250 का है वो अगर 250 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी दूसरा शेयर जो 250 का है वो भी 250 से बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा रिस्क क्या हुआ, अगर यहाँ पे तो आपको दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर सेम चीज मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा एक शेयर 250 के 250 से गिर गया तो मेरा दूसरा शेयर भी है ना 250 से गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिस्क तो हेज ही नहीं हुआ। हमने यहाँ पे क्यों रिस्क हमारा हेज करना था, हम अलग अलग शेयर में क्यों डाल रहे थे पैसे, ताकि हमारा क्या हो, रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शेयर गिरने के बाद दूसरा शेयर तो दूसरा भी गिर गया। मतलब क्या, ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि रिलायंस में जब शेयर गिरा तब टाटा का शेयर उल्टा थोड़ा सा बढ़ा। क्यों, क्योंकि वहां था नेगेटिव कोरिलेशन। क्या था, नेगेटिव कोरिलेशन। इसीलिए हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हम दो शेयर्स को ऐसे सिलेक्ट करें जिनके बीच में रिलेशन जो है वो नेगेटिव हो। दो लोग ऐसे सिलेक्ट करो कि जिनके बीच तो रिलेशन बहुत ही नेगेटिव हो। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं क्या, अगर आपको चुगली करनी रहेगी ना तो दो दोस्तों के बारे में, अगर आपके 3 दोस्त है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, अगर आपको ए के बारे में चुगली करनी है तो अगर बी उसका बहुत अच्छा दोस्त है ना तो ए बी को मत करो, सी को करो। क्यों, क्योंकि सी और ए कट्टर दुश्मन है, वो कभी भी मिलेंगे नहीं। अगर वो सेम रास्ते से जाते रहेंगे ना तो भी सेम रास्ते से जाएंगे नहीं, तो इतने कट्टर दुश्मन है। इसलिए अगर चुगली करनी है ना तो ए और सी की करो, ए और बी की मत करो। ठीक है सर, ये क्या एग्जांपल था, ये एग्जांपल के थ्रू आपको लॉजिक समझ गया कि आपको हमेशा क्या देखना है, ऐसा रिलेशन देखना है कि जहां पे एक का मूवमेंट दूसरे का फायदा, एक का नुकसान दूसरे का फायदा हो। अगर सेम चीज मैंने क्या किया रहता यहाँ पे, अगर मैंने ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया रहता जिसका को रिलेशन क्या है, जिसका को रिलेशन प्रॉपर -1 है, -1 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मेरा ये शेयर का प्राइस जो है वो गिर गया 250 से, तो ये शेयर का क्या प्राइस हो जाएगा, 250 से बढ़ जाएगा। मतलब क्या, मेरा नुकसान जो है वो 0 हो जाएगा।
ऑब्वियसली यहाँ पे इस केस में मुझे फायदा भी नहीं हो रहा है, बट हम ये फायदा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं अभी हमारा नुकसान जो है वो ना हो, ठीक है। फायदा के लिए भी करते हैं, वो कैसे करते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि हमें हमारा नुकसान से है, हमारी जो रिस्क है हमको रिस्क कम करनी है। और यहाँ पे मेरी रिस्क क्या हो गई, मेरी रिस्क जो है वो 0 हो गई। अगर ये 250 से गिरा तो ये 250 से बढ़ेगा, सो मेरा जो नेट बेनिफिट है वो 0 हो जाएगा, बट मेरा नेट लॉस क्या है, लॉस भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मुझे लॉस को कम करना है, ठीक है सर। यस, सो वापस से हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। बट आपको एक बात बताऊं, रिलेशन निकालना इतना आसान नहीं है, किसी के साथ रिश्ता जोड़ना रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कि क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है एक्सपेक्टेड या एवरेज रिटर्न, हमको देखना पड़ता है कि कौन से शेयर ने क्या रिटर्न दिया, फिर हमको देखना पड़ता है वो शेयर में कितनी रिस्क है, फिर हमको उन दोनों की रिस्क देखनी पड़ती है, उसके बाद हमको मिलता है दोनों का रिलेशन। सर क्या बोला, कुछ नहीं समझा, आई नो कुछ नहीं समझा, बट मैं जानबूझ के आपको सिर्फ बताया, क्यों, क्योंकि आपको आगे जाके समझे कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर। ये अभी के लिए साइड में रख लेते हैं, ये मैंने चार्ट दिया है ताकि जब आपका पढ़ के हो जाए आपको तुरंत रिवाइज करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाए उस केस में, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि हमको निकालना है दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि दो केसेस होते हैं, क्या होता है कि हम लोग कभी कभी रिश्ता निकालते हैं ये देख के कि पीछे क्या हो गया था, मतलब हम क्या देखेंगे, अगर हम लोगों ने देखा कि रिलायंस का शेयर जब जब गिरा है तब टाटा का शेयर तब बढ़ा है, जब जब टाटा का शेयर गिरा है तब तक रिलायंस का शेयर बढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग पास्ट एनालिसिस के ऊपर से कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। बट दूसरा क्या हो सकता है, हम लोगों को फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, हमको इन्वेस्ट कहाँ करना है, हमको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो उस केस में क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मुझे पता चल गया कि टाटा और रिलायंस का मर्जर होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे टाटा बिहेव करेगा वैसे वैसे रिलायंस भी बिहेव करेगा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे उस केस में देखना पड़ता है कि फ्यूचर में इनकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्यूचर में इनकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और अगर मैं पास्ट डेटा के बेसिस पे एनालाइज करूंगा तो आपको हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा इन्होंने पास्ट में कैसा एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस दो टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेटा, इसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा जो है वो कैलकुलेशन कैसे होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा मतलब क्या, एनालिसिस बेस्ड ऑन एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला टाटा और रिलायंस, ठीक है। व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड पास्ट रिजल्ट, ठीक है। कैलकुलेटिंग एवरेज रिजल्ट ऑफ स्टॉक यूजिंग द 5 इयर्स रिटर्न, ठीक है। मतलब हमने देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैंने 5 साल का, लास्ट 5 साल का डेटा देखा, तो 5 साल में रिलायंस ने कैसे बिहेव किया है और उस टाइम पे टाटा ने कैसे बिहेव किया है, उसके बेसिस पे मैं जब कैलकुलेशन करता हूं 5 साल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स का डेटा होगा उतनी ज्यादा आपकी रिजल्ट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है सर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब कोई एक्सपेक्टेड और फ्यूचर आउटकम यूजिंग एस्टिमेशन और फोरकास्ट। एस्टिमेशन और फोरकास्ट क्यों सर, क्योंकि कल किसने देखा है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, हम एक एस्टिमेशन, एक अंदाज, एक अनुमान लेके चलते हैं। एस्टिमेशन या फोरकास्ट मतलब एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि आगे जाके ऐसे ऐसे हो सकता है। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि आपको एक्चुअल में डेटा देखना पड़ता है, इसके लिए रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ता है बहुत सारा, उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी लेते हो, ऐसे रैंडम बेसिस पे प्रोबेबिलिटी नहीं देते हैं। बट एग्जाम के लिए आपको ये यस क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो अभी के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है, हम लोगों ने ये रेगुलर क्लासेस में अच्छे से पढ़ते हैं, अभी के लिए हमको एग्जाम है 1 महीने में अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है, ठीक है। फिर भी मैं कंसेप्ट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी चीज में कोई नहीं छोड़ रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाए। बट ये जो चीजें एग्जाम के लिए रिलेवेंट ही नहीं है तो वो अभी पढ़ के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो ये क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी अंडर डिफरेंट सिनेरियो। डिफरेंट सिनेरियो मतलब क्या, अगर ए कंडीशन हुआ तो क्या, बी कंडीशन हुआ तो क्या। मतलब मैंने क्या आपको बोला था, जैसे कि टाटा और रिलायंस का व्हाट वी से मर्जर होने वाला है, अगर नहीं हुआ तो क्या, हुआ तो क्या, कितने परसेंट पे हुआ तो क्या, अगर आगे जाके वो टूट गया तो क्या। मतलब ऑब्वियसली जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी रहती है, आप बोलोगे सर इतना क्यों देखना है, क्योंकि आप आपके लेवल पे सोच रहे हो कि आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने, आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने, आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने, ठीक है। बट अगर किसी कंपनी को 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना रहेगा,
सर कंपनी मतलब जैसे कि मेरी कंपनी है, मैं जैसे कि आपको आपने सुना रहेगा राकेश जूनियर वाला। राकेश जूनियर वाला जब इन्वेस्ट करता है तो कितना इन्वेस्ट करता है, 500-600 रुपए करता है? नहीं, वो 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करता है। तो उस केस में वो जितनी ज्यादा ये इतना, आप आपको समझा ये इतना ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? यस, आप भी आगे जब जाओगे ये फाइनेंस फील्ड में एक्सपर्ट करोगे, आप जब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में वगैरह जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओगे, तो आपको यही चीजें जो है काम आने वाली है। क्लियर है सर? यस। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर हमको निकालना है पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, हर साल ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या दिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पास्ट डेटा के बारे में। तो उस केस में क्या देखते हैं, हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है एनुअल रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इफ नॉट डायरेक्टली अगर गिवन इन क्वेश्चन। ये क्या है, ये मैंने नोट दी है, अगर क्वेश्चन में ना दिया रहेगा तो। ठीक है, एनुअल रिटर्न और होल्डिंग पीरियड रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल रिटर्न मतलब क्या, कि हर साल मुझे कितना रिटर्न दिया, एंड होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या मतलब जितने साल मैंने होल्ड किया था पूरी इन्वेस्टमेंट, उसमें मुझे कितना रिटर्न मिला, उसे बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, सो एनुअल रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं, एनुअल रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन प्राइस प्लस डिविडेंड फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस। मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल से, कि यहाँ पे मैंने दिए है, ये साल शुरू होने के टाइम पे मेरी शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए। मतलब क्या, कि अगर उस टाइम पे अगर मुझे शेयर खरीदना रहता तो मैं कितने में खरीद सकता था? 100 रुपए पे। एंड अभी अगर साल के एंड में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 120 रुपए। मतलब क्या, मुझे 20 रुपए का जो है वो फायदा हो गया। ठीक है, भले मैं शेयर बेचूं या ना बेचूं, मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ है। तो ये हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन प्राइस। कैपिटल एप्रिसिएशन मुझे कितना हुआ, हमको हर साल का निकालना है। तो स्टार्ट में कितनी प्राइस थी, एंड में कितनी प्राइस थी, हर साल के स्टार्ट में कितनी प्राइस है, हर साल के एंड में कितनी प्राइस है। सो मुझे फायदा कितना हुआ इस साल मुझे हुआ 20 रुपए का। बट इसके साथ साथ मुझे जो है ना डिविडेंड भी मिला। मतलब क्या, मुझे टोटल इस साल जो हुआ 25 रुपए का फायदा। बट इस साल मुझे कितने अमाउंट पे हुआ, इस साल मुझे हुआ 100 रुपए पे। इसलिए आप मुझे ध्यान देके अगर देखे रहोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग प्राइस, ना कि परचेज प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या, आपने जिस अमाउंट पे खरीदा है हमें वो नहीं देखना है, हमें हर साल का एनुअल रिटर्न निकालना है, हर साल का एनुअल रिटर्न निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, हर साल का अगर हमें एनुअल रिटर्न निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे प्राइस एट द बिगिनिंग एंड प्राइस एट द एंड। हर साल की प्राइस एट द बिगिनिंग एंड प्राइस एट द एंड, हर साल की प्राइस एट द बिगिनिंग एंड प्राइस एट द एंड, प्राइस एट द बिगिनिंग एंड प्राइस एट द एंड, इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे और हमें मिल जाएगा अपना एनुअल रिटर्न, हर साल का रिटर्न। ठीक है, एंड होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मुझे मिल गया इसका, तो मैं प्लस करूंगा मुझे हर साल कितने पीरियड के लिए होल्ड किया है, तो मुझे मिल जाएगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्लियर है सर? मुझे टोटल जो मेरे पास 10 साल के लिए डेटा है, सो मैंने 10 साल के लिए होल्ड किया, मुझे कभी मिला 25%, कभी हुआ 10%, कभी हुआ 20%। सो यह सब साल का टोटल का रिटर्न का टोटल जब मैं करूंगा तब मुझे मिल जाएगा होल्डिंग पीरियड। क्लियर है सर? सर होल्डिंग पीरियड रिटर्न के लिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर ऑफ इयर्स से। यस, मल्टीप्लाई करते हैं, बट लॉजिकली समझो मल्टीप्लाई कब करते हैं, अगर किसी को एक डाउट भी आ रहेगा ना तो भी मैं क्लियर करता हूं, जब हम एवरेज रिटर्न निकालते हैं। सर एवरेज रिटर्न का मतलब क्या है? एवरेज रिटर्न निकलता है टोटल रिटर्न, मतलब मुझे टोटल पूरे साल में कितना रिटर्न मिला डिवाइडेड बाय मैंने कितने टाइम के लिए होल्ड किया था। मैंने अगर 5 साल के लिए होल्ड किया रहेगा तो ये क्या हो गया, एवरेज रिटर्न। ये मेरा एक्चुअल रिटर्न नहीं था हर साल का, यहाँ पे हम एक्चुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एक्चुअल एनुअल रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया, मतलब मुझे टोटल जितना मिला था मैंने उसको सिर्फ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स से कैलकुलेट किया। इसीलिए जब हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न इससे कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम टोटल रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के अंदर। क्लियर है सर? यस। सो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो एग्जाम में आपके मार्क्स जो है वो कट कर सकती है। ठीक है, सो एक बार क्विकली इसको देख लो, हमने अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कवर की है। ये सर ये जो है पूरे चैप्टर का बेस है। हम लोग पता है आप कब से डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी तक 1.5 पेज भी कवर नहीं कर पाए, जिसमें तो आधा पेज तो ये था इंट्रोडक्शन था। मतलब हम लोग अभी तक सिर्फ एक ही पेज खत्म कर रहे हैं, वो भी रिविजन लेक्चर में। क्यों? क्योंकि ये है इतना इंपॉर्टेंट, आपको 25 में से 25 मार्क इसमें लाने ही लाने हैं। आपके एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा, आपका थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाएगा, आपका सब कुछ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार क्विकली इसको देख लो। यस, किसी को अगर ऊपर का भी देखना है तो ये पॉज कर लो, या अनपॉज करने का ये भी देख लो, किसको अगर ऊपर का भी देखना है तो। ठीक है।
ठीक है। सो ये था अपना एनुअल रिटर्न। देखिए ये कभी कभी क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको देखना पड़ता है एनुअल रिटर्न, ठीक है, क्योंकि ये आगे की जो कैलकुलेशंस होती है सारे के सारे एनुअल रिटर्न के ऊपर ही बेस्ड होती है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल से अपना इस साल का एनुअल रिटर्न कितना है, अपना इस साल का है 25%, ठीक है। वैसे आपको हर साल का एनुअल रिटर्न लगता है, ठीक है। एनुअल रिटर्न कैसे लगता है हर साल का, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट साल का रिटर्न 10%, 20%, 30%, ये हुआ मेरा हर साल का एनुअल रिटर्न। क्लियर है सर? यस, ये आपको टेबल में लगता है। क्यों लगता है अभी आपको इसको बताता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं, ये पूरा जो है ये है पार्ट पोस्ट डेटा का, मतलब पास्ट डेटा का, एक्स पोस्ट डेटा का, या एंड दूसरा है एक्स एंटे। एक्स एंटे मतलब प्रोबेबिलिटी डेटा का, ठीक है। सर ये आपने साइड बाय साइड क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि कब कौन सा स्टेप करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल पता रहता है बट यार देखना पड़ता है कि यार इसमें कैसे गया था, उसमें कैसे गया था। इसीलिए मैंने इसको साइड बाय साइड बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पोस्ट किया है, ताकि आपके रिवीजन जो है क्विकली हो जाए, आपको समझ आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो एक बार अपना ये पास्ट डेटा के ऊपर का डिस्कशन खत्म हो गया, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी के ऊपर का डिस्कशन खत्म हो गया, फिर हम वापस से इन दोनों को साथ में जो है वो देखेंगे। क्लियर है सर? यस। सो अभी जितना मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको उतना फॉलो करो। मैं उसके बारे में जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो सब समझते चलो, आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है सर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एवरेज रिटर्न हुआ है। क्या हुआ? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एवरेज रिटर्न निकला। जैसे कि फॉर एग्जांपल से यहाँ पे मैंने क्या लिया था, मुझे मिला 25%, फिर अगले साल मुझे मिला 30%, फिर मुझे उसके अगले साल मिला 18%, फिर उसके अगले साल मिला 15%, फिर अगले साल मिला 10%, फिर अगले साल मिला मुझे वापिस से 35%। सो ये क्या हुआ? ये तो हुआ मुझे हर साल का रिटर्न। बट मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे ऑन एन एवरेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल में मुझे कितना रिटर्न मिला। तो मैंने आपको क्या बोला था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू समेशन ऑफ एवरेज रिटर्न। मतलब ये सबका जो टोटल है ये मेरा हुआ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एंड मुझे एवरेज रिटर्न देखने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स से। ये जितने भी ईयर्स है उससे मैं डिवाइड करूंगा, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ईयर्स से। तो ये मुझे मिल जाएगा एवरेज रिटर्न पर ईयर। मतलब मैं अगर होल्डिंग के लिए, मतलब मैंने 5 साल का डेटा लिया ना, 6 साल का डेटा लिया ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते कि मुझे ऑन एन एवरेज हर साल कितना रिटर्न मिलेगा। ऑन एन एवरेज मुझे मिलेगा हर साल जितना भी रिटर्न आएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन करते नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल से मुझे ऑन एन एवरेज समझा कि मुझे 10 रुपए का 10% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा। क्लियर है सर? यस। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? इसे कैलकुलेट करते हैं एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। आइए, सो इसके लिए ना हम हमेशा एक टेबल फॉलो करते हैं। वो टेबल के बारे में मैं आपको बताता हूं, बट पहले मुझे सिर्फ कंसेप्ट टू कंसेप्ट जाने दो। मैं फिर आपको सारी चीजें लिंक करवा के दूंगा। आपको ये ऐसा लगेगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ सब कुछ क्लियर किया, ठीक है। सो ये क्या था, मेरा हर साल का रिटर्न। मैंने किसको बोला था, उसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार से। मतलब क्या, सबसे पहले एक्स मतलब क्या, मेरे हर साल का रिटर्न। सो फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या था, 10 रुपीज, तो मैंने 10% यहाँ पे लिखा, 20% यहाँ पे लिखा, 30% लिखा। टोटल रिटर्न मतलब ये क्या हुआ, मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ। और मेरा एवरेज रिटर्न क्या हुआ, ये मेरा हुआ 20 रुपए का, 20% का, ठीक है। सो 10 + 20 + 30 मतलब क्या, मैं ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे 3 साल के लिए होल्ड करना है तो मैं ऑन एन एवरेज इस पे 20% रिटर्न पर एनम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि मैं ऑन एन एवरेज इसमें 20% रिटर्न का 20% रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहां से। क्लियर है सर? यस। यस सर। अब क्या हो गया कि हमें पता चल गया कि हमने एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मुझे ऑन एन एवरेज हर साल कितना रिटर्न मिलता है, हम वो देखेंगे बेस्ड अपॉन द पास्ट डेटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं कि हम देखते हैं कि ठीक है सर, अभी तो आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि मुझे मिला 20 रुपए का 20% का रिटर्न, ठीक है। मैं कभी कभी रुपीस बोल दो तो भी समझ लो, यहाँ पे हम परसेंटेज के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर है, फिर भी मैं बहुत डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके बाद वापस से एक बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है सर। आपने इसको पहले ही एक बार पढ़ ही लिया रहेगा, बट मैं ऐसा अज्यूम करके बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है सर। सो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे 20% का रिटर्न मिला। बट सर
ऐसे कैसे 20% का रिटर्न निकला? आपको तो दिख रहा है कि यहाँ पे तो मुझे पहले साल सिर्फ 10 रुपए का रिटर्न मिला था और मुझे अगले साल इसके अगले साल 30 रुपए का मिला था। तो मुझे एक साल मिला था 10% का रिटर्न, एक साल मिला 30% का रिटर्न। तो आप बोल रहे हो 20% रिटर्न पर एनम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ये गलत हो गया ना सर। यहाँ पे तो मुझे 20% में एक्सपेक्ट करके बैठूंगा, मुझे मिल जाएगा सिर्फ 10%। भाई रोज आऊंगा, मुझे सिर्फ हाफ रिटर्न मिला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 20, मिला 10, मतलब क्या हुआ, मुझे ऑलमोस्ट हाफ रिटर्न मिला। और इस केस में क्या हो जाएगा, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था 20, मुझे मिला 50% एक्स्ट्रा, मतलब मिला मुझे कितना, 30% रिटर्न मिला। जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 20%। सो इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए ना हम है ना इसको भी कंसिडर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्या हो गया वेरिएशन, मतलब क्या, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 20, तो मुझे वेरिएशन कितना हो सकता है, एक तो -10 का भी हो सकता है, +10 का भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन, x माइनस एक्स बार। मतलब क्या, मुझे एक्चुअल में कितना रिटर्न मिला उस साल एंड मैं ऑन एन एवरेज कितना देख रहा हूं, इसे बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या, वेरियंस। क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया मेरा वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएशन मतलब क्या, वेरिएंस मतलब क्या, मैंने एक्सपेक्ट कितना किया था और मुझे एक्चुअल में कितना मिला, मुझे एक्सपेक्ट कितना किया था और मुझे एक्चुअल में कितना मिला, इन दोनों को डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका मतलब सर स्टैंडर्ड डिविएशन तो रिस्क हुआ ना, तो यस ये हुई अपनी रिस्क। हम इस स्टेट में कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमको 20% पर एनम का रिटर्न मिलेगा, बट उसके साथ साथ मैं रिस्क कौन सी कैरी कर रहा हूं, मैं रिस्क ये भी कैरी कर रहा हूं कि अगर मेरा रिटर्न कभी 10% से मुझे कम भी मिल सकता है, 10% से ज्यादा भी मिल सकता है और उतना ही मिल सकता है। सो ये हो गया मेरा वेरिएंस। ठीक है सर, यस। सो इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस। ठीक है सर, बट ये तो अपनी रिस्क थोड़ी हुई ना, 30% का अगर आपको रिटर्न मिला तो ये रिस्क थोड़ी हो गई, तो वो भी आपकी रिस्क होती है। जस्ट रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपको कम रिटर्न मिले, रिस्क का मतलब ये हुआ कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे कितना अलग हो गया, उसे भी रिस्क बोलते हैं। मतलब इट में बी अ पॉजिटिव डायरेक्शन और इट में बी अ नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों केस में हम कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे सर। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि मेरे को मिलना कितना था और मिला कितना, और डिवाइडेड बाय एन करेंगे। तो इसको स्क्वायर रूट किया क्या सर, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अगर इस सबका टोटल लिया ना, तो इसका टोटल आ जाएगा 0। 0 क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या कैलकुलेशन किया था, मैंने कैलकुलेशन किया 10 रुपीज का इसके मीन के साथ, 20 रुपीज का इसका मीन के साथ और 30 रुपीज का इसका मीन के साथ। मीन मतलब क्या, अरिथमेटिक मीन, इसका एवरेज। सो ऑब्वियसली जिस चीज का मैंने एवरेज निकाला है उस चीज के साथ ही अगर मैं उसको कंपेयर करके उसकी टोटल ले लू ना, तो उसका तो उसका टोटल जो है वो हमेशा 0 ही आने वाला है। ये मैथ्स का रूल है, आप कभी भी कैलकुलेट करके देखो, अगर नहीं आया ना तो आपका आंसर गलत हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बट आपको कैलकुलेट तो करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है कि कभी नेगेटिव में आता है, कभी पॉजिटिव में आता है, कभी नेगेटिव में आता है, कभी पॉजिटिव में आता है। तो उस केस में ये देखो, यहाँ पे मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो देखो, यहाँ पे मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिला। मतलब क्या, यहाँ पे मुझे माइनस का साइन था, यहाँ पे मुझे प्लस का साइन था। तो अगर मुझे साइन हटानी है तो एक ही तरीका है, उसका स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसलिए हम दोनों का स्क्वायर निकालते हैं। तो स्क्वायर जब हम निकालते हैं, स्क्वायर जब हम निकालते हैं तब क्या होगा कि इन दोनों का साइन जो है वो हट जाएगा। इसीलिए हम इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, फिर उसको नंबर से डिवाइड करते हैं और फिर वापस से अंडर रूट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर किया था। क्लियर है सर, एक और बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस। बट अगर उसका टोटल लेने जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसकी टोटल 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन था, कभी मुझे ज्यादा रिटर्न मिला, कभी मुझे कम रिटर्न मिला। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगी और उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से, क्योंकि आपको एवरेज रिटर्न चाहिए। फिर हम इसको अंडर रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको पहले ही स्क्वायर कर लिया था इसलिए। ठीक है, सो ये हो गया। जब हम स्क्वायर के साथ ही इसको डिवाइड करते हैं तब हम बोलते हैं उसे वेरिएंस, और जब हम अंडर करते हैं तब हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो वेरिएंस होता है ये होता है परसेंटेज स्क्वायर के टर्म्स में। ऑब्वियसली ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज इंटू परसेंटेज, परसेंटेज स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए ये हो गया 66.67%। ठीक है, सो इसे परसेंटेज स्क्वायर में रहता है ये रिस्क, इसलिए हमको सही परसेंटेज में रिस्क तो हम निकालते हैं अंडर रूट करके। तो हमें क्या समझ
समझा कि हमें ऑन एन एवरेज 8.16% का जो है वो रिस्क हमको देखने को मिलता है इसके टर्म्स में, ठीक है। सो देखो वापस से मैं ऊपर आता हूँ, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, x माइनस एक्स बार, बट इसका अगर डिफरेंस लेने जाओ टोटल का तो वो जीरो आता है, इसलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं, डिवाइडेड बाय n क्यों करते हैं, डिवाइडेड बाय n करते हैं क्योंकि हमें चाहिए एवरेज, ठीक है, एवरेज हर साल का। बट एवरेज हर साल का ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज स्क्वायर में, सो इसीलिए हम इसको एवरेज को अंडर रूट करते हैं, एवरेज परसेंटेज स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज, ए परसेंटेज में मतलब एवरेज। क्लियर है सर? यस। सो ये सब स्टेप्स इंटरलिंक होते हैं, इसीलिए हमें ना इसमें एक टेबल बना के चलते हैं। क्या टेबल बनाते हैं सर? देखो ये सेम चीज, सबसे पहले क्या होता है, हमको देखना है कि हम कितने साल का डेटा ले रहे हैं। हम लोग पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को देखना है हमें कितने साल का डेटा ले रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलम आता है, वो कॉलम आता है ईयर्स का। सर ये लर्न करना है क्या? लर्न नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा, बट ये एग्जाम में प्रेजेंट भी इसी तरीके से करना है। अगर आप इंडिविजुअल प्रेजेंट करते बैठोगे ना, सबसे पहले मैं अगर फॉर्मूला की बेस, तो ये कैलकुलेशन बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 साल का दिख रहा है, जब आपको मैं 10 साल 15 साल का डेटा दूंगा तब क्या होगा, आपको ये इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है, एग्जामिनर भी आपको इसी के बेसिस पे मार्क्स देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर का कॉलम आ गया, फिर एक्स, एक्स मतलब क्या, एवरेज रिटर्न हर साल का, फिर एक्स माइनस एक्स बार, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि हमने एवरेज रिटर्न जो कैलकुलेट किया, बट हर साल के डिफरेंट रिटर्न के साथ तो उसमें डिफरेंस है, सो हमको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर हमको डिफरेंस कैलकुलेट किया तो ये डिफरेंस की टोटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसको हम स्क्वायर करते हैं, इसकी टोटल लेते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, वेरिएंस। बट हमको वेरिएंस किस केस में मिला, वेरिएंस मिला हमको परसेंटेज स्क्वायर में। परसेंटेज स्क्वायर में क्यों मिला, क्योंकि ये था परसेंटेज और परसेंटेज को हमने स्क्वायर किया था, इसलिए हमको मिल गया परसेंटेज स्क्वायर में। इसलिए हम इसको अंडर रूट करते हैं ताकि हमको मिल जाए प्रॉपर स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या, कि उसमें हलचल, हम बोलते हैं ना डेविएट कितना हुआ है, डेविएट कितना हुआ है, तो वो हमको मिल जाएगा इन परसेंटेज टर्म, ठीक है। सो आपको ये दो बातें याद रखनी है, सबसे पहले कि ये जो है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बोथ क्या है, ये बोथ होती है अपनी रिस्क, ठीक है। ये वेरिएंस होता है, जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस, और ये होता है परसेंटेज स्क्वायर के टर्म में, और इसको हम अंडर रूट करते हैं, इसीलिए ये आंसर हमें मिलता है परसेंटेज स्क्वायर में, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। सो कोई स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर बोले या फिर वेरिएंस बोले, दोनों ही सेम है। आपको एग्जाम में जिस भी अकॉर्डिंग डेटा दिया रहेगा, आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। क्लियर है सर? यस। सो ये हो गया एक शेयर के बाद, बट हम क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो निकाल रहे हैं। हम लोग है ना कम से कम 2 शेयर लेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेम चीज फॉलो करेंगे वाई के लिए। वाई के लिए क्या सेम चीज फॉलो करेंगे, आप मुझे बताओ, यहाँ पे बिना देखे बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम लिखेंगे ईयर्स का, फिर हम लिखेंगे वाई। वाई मतलब क्या, वाई की ऑन एन एवरेज हर साल की रिटर्न, ठीक है, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा वाई बार। वाई बार मतलब क्या, एवरेज रिटर्न ऑफ वाई ईयर्स। ये वाई क्या है, ये शेयर का नाम है, ठीक है। एक्स शेयर दिया है, वाई शेयर दिया है, जेड शेयर दिया है, हम हमेशा एक्स वाई जेड के टर्म्स में इसको डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में 90% टाइम 2 शेयर दिया रहेगा, 10% टाइम 3 शेयर दिया रहेगा, बट कभी कभी क्या होता है ना, इसमें मार्केट एलिमेंट आता है, मार्केट एलिमेंट के क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो कभी क्या हो सकता है कि 3 शेयर दिया रहेगा तो एक्स वाई जेड, और कभी मार्केट दिया रहेगा तो एम। सेम चीज हम हर एक इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है सर। सो फर्स्ट कॉलम हो गया अपना ईयर्स का, सेकंड कॉलम हो गया अपना शेयर्स का, फिर हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एवरेज रिटर्न। क्लियर है? उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अपना एवरेज कैसे, अपना कितना एक्चुअल में डेविएशन कितना है, सो वाई माइनस वाई बार, बट इसकी टोटल तो आएगी जीरो, इसलिए हम इसको करते हैं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने के साथ हम क्या करते हैं, हमको एवरेज रिस्क कैलकुलेट करनी थी, एवरेज डेविएशन कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने क्या किया, इसको इसको हमने किया, इसके टोटल को y माइनस वाई बार स्क्वायर के टोटल को हमने क्या किया, हमने किया टोटल मतलब समीशन को हमने किया नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड। तो हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है सर? सो ये क्या हुआ कि हमको डिफरेंस कितना है, और ये परसेंटेज स्क्वायर में होता है, और ये हमको परसेंटेज में देता है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अपनी रिस्क। क्लियर है सर?
सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसके बाद आपको वापस से कभी रिवीजन लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में जो है वो ले रहा हूँ। क्लियर है? यस। एक बार इसका फॉर्मेट देख लो। ठीक है। हाँ, ये था अपना स्टेप वन, ये था अपना स्टेप टू। स्टेप वन और स्टेप टू दोनों के लिए ये टेबल काफी है। ठीक है, देख लो इसको एक बार। स्टेप वन स्टेप टू हो गया सर। अब ठीक है, अब क्या था, हमने क्या निकाला सबसे पहले? देखो हमने क्या निकाला, हमने निकाला सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर उसका निकाला एवरेज रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, आपने निकाला इंडिविजुअल रिस्क। ठीक है, अब ये सेम चीज मैंने क्या बोला था, जब एक्स के स्टॉक के साथ कर रहे हैं तो हमको सेम चीज वाई के स्टॉक के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम स्टेप आप फॉलो करोगे तो उसके बाद क्या होगा ना, आपको निकालनी पड़ेगी कंबाइंड रिस्क। कंबाइंड रिस्क क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, रिश्ता निकालना है। हमें क्या निकालना है, आपसी रिश्ता निकालना है। तो ऑब्वियसली जब हमें आपसी रिश्ता निकालना है तो हमको सबसे पहले देखने पड़ेगा कि आपस में रिस्क क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम निकालते हैं सबसे पहले कंबाइंड रिस्क। तो रिस्क मतलब क्या था, कोवेरियंस। तो हम निकालेंगे रिस्क मतलब क्या था, वेरियंस। तो अब हम निकालेंगे कोवेरियंस, कंबाइंड रिस्क। ठीक है, तो सबसे थर्ड स्टेप अपना क्या आएगा, ठीक है, अपना थर्ड स्टेप आएगा कोवेरियंस का। ठीक है, सो कोवेरियंस मींस क्या, कोवेरियंस मींस जॉइंट डेविएशन ऑफ एनुअल रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, मतलब क्या था, ठीक है, ये क्या था, डेविएशन फ्रॉम द एनुअल रिटर्न फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब क्या, x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जॉइंट डेविएशन निकालना है। जॉइंट डेविएशन मतलब क्या, x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली जॉइंट डेविएशन हो जाएगा। और यहाँ पे सर आपको एक और डाउट आता है सबसे पहले, इसलिए मैं उसको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम परसेंटेज स्क्वायर को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हम वहां पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें नेगेटिव साइन जो था हटाना था। बट यहाँ पे जब हम ऑलरेडी इस परसेंटेज और इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हमें ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ही परसेंटेज स्क्वायर मिलता है। ठीक है सर, ये बहुत ऑब्वियस है कि हमें ये परसेंटेज इंटू परसेंटेज परसेंटेज स्क्वायर मिलता है, इसलिए हम वहां पे एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकाल के हम उसका वेरियंस निकाल रहे थे। बट जब हमें कंबाइंड रिस्क निकालनी है, कंबाइंड वेरियंस निकालना है, को वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस क्या था, वेरियंस मतलब क्या था, वेरियंस मतलब जितना मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेड है ऑन एन एवरेज और मुझे अभी कितना मिल रहा है वो, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड कितना है, मुझे एक्सपेक्टेड 10 है बट मुझे मिल रहा है कितना, मुझे एक्सपेक्टेड 20 मिल रहा है। तो मुझे मुझे कितना हुआ, 10 रुपए का ज्यादा रिटर्न जो है वो मिल गया। तो ये था, ये मेरा वेरियंस था, मतलब मुझे एक्स्ट्रा या फिर कम कितना मिला, मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन से कितना डिफरेंट मिला वो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, कोवेरियंस, मतलब अब दोनों जब साथ में आएंगे तो मुझे कितना डिफरेंट मिलेगा, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो कोवेरियंस मींस जॉइंट डेविएशन ऑफ एनुअल रिटर्न फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर है सर? सो जॉइंट रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज एंड देयर रिलेशन, मतलब दोनों की सिक्योरिटीज। ठीक है, सो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई एंड टू रिलेशन को एक्स वाई। सर ये क्या है, ये हम अभी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है जब क्वेश्चन इस व्हाट वी से इस इंफॉर्मेशन के साथ जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं तब ये फॉर्मूला यूज होता है। बट मैंने ये इधर क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग ये पढ़ लेंगे सब कुछ तब आपको क्विकली रिकॉल होना चाहिए कि कोवेरियंस मुझे इस तरीके से भी निकालने आएगा और इस तरीके से भी निकालने आता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है। अभी होल्ड कर रहे हैं, आगे जाके इस पे वापस आएंगे और फिर एक बार वापस से गो थ्रू करोगे, आप बोलोगे सर एक ही जगह पे हमको सारी चीजें जो है वो मिल गई है। क्लियर है सर? सो ऑब्वियसली अब मैंने एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई, एक का वेरियंस दूसरे का वेरियंस हमको निकालना है कोवेरियंस। ठीक है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सब सेम चीज करेंगे, उसका टोटल लेंगे उस कॉलम का और डिवाइडेड बाय n करेंगे। ठीक है सर? सो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दोनों का टोटल लेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा कोवेरियंस। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्स बार निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला, याद करो, हमने निकाला एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, फिर हमने निकाला एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज हमने वाई के लिए की, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम चीज वाई के लिए निकालेंगे और जब हमको कोवेरियंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस
y1, ठीक है। इंडिविजुअल वेरिएंस दोनों का वेरिएंस को वेरिएंस हो जाएगा। क्लियर है सर? यस। आ गया अपना एग्जांपल। सर ये एग्जांपल प्रोबेबिलिटी का है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर, स्टेप 3 क्लियर, अपना पूरा कॉलम का पार्ट अपना क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब ये कोवेरिएंस निकाला है, अब ये कोवेरिएंस के बेसिस पे क्या निकालेंगे हम, कि कोवेरिएंस के हिसाब से हम निकालेंगे रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम, उसके बाद क्या निकाल रहे हैं हम, निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब रिलेशन जो बोलते हैं, आर जिसे बोलते हैं उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। सो इसको कैसे निकालते हैं, बिटवीन टू स्टॉक्स। ऑब्वियसली हम यहाँ पे दो स्टॉक को कंसीडर कर रहे हैं। सो हमने कोवेरिएंस निकाला, यस, मतलब कंबाइंड रिस्क निकाला, फिर इंडिविजुअल रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। सो इसको निकालने का फॉर्मूला है, रिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं कंबाइंड रिस्क covariance of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y। क्लियर है सर? ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, हमने देखा कि हमको इंडिविजुअल रिस्क क्या दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने इंडिविजुअल रिस्क निकाली दोनों की, और उसको क्या किया, उसको कंबाइंड रिस्क के साथ डिवाइड किया, ठीक है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, एंड अगर आपको नहीं हुआ रहेगा, आपको ठीक से एक बार मैं बता देता हूँ कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। सो कोवेरिएंस क्या हुआ, कोवेरिएंस हमें मिला, मतलब स्टैंडर्ड एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई, सो ये हमें मिला परसेंटेज स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। बट जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा। सो लॉजिकली और मैथमेटिकली ये करेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं कि रैंडम हम किसी से भी किसी से डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों की रिस्क डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रिस्क, क्या निकाल रहे हैं, दोनों की रिस्क और डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रिस्क। यहाँ पे प्रॉप क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे सर हमने वेरिएंस से क्यों नहीं डिवाइड किया, तो वेरिएंस से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि हम इंडिविजुअल रिस्क परसेंटेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय परसेंटेज स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर है सर? यस। आई डोंट थिंक इसके बाद आपको इसमें वापस से कभी भी डाउट आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यस सर। सो सेम अपना ऊपर को वेरिएंस आया था इतना, और डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल रिस्क के साथ। क्लियर है सर? सो अपना स्टेप 1 जो था इसका प्रोबेबिलिटी वाला है, पास डेटा वाला, वो हो गया क्लियर, ठीक है। ये था अपना केस 1। अब आते हैं अपना केस 2 के ऊपर, जो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अपने को ये समझने में इतना टाइम लगा ना अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बट यहाँ पे दो चीजों का हमको ध्यान रखना है, हमको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, हमको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसा मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कंफ्यूजन कहाँ होता है, आप गलत जगह से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली सेम चीज यहाँ पे भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार डायरेक्टली टेबल पे आते हैं। यहाँ पे ईयर्स कॉलम तो नहीं है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स और दूसरा हम लेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या, 10% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरी 5.5 है, 20% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरी 0 है, 30% रिटर्न मिलने की मेरी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ठीक है। सो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ये सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, और मैंने इसका टोटल ले गया, मुझे डायरेक्टली एक्स बार मिल गया। यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय एन नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया है, मुझे डायरेक्टली एवरेज मिल गया है इस केस में, ठीक है। सो इंडिविजुअल इंटू प्रोबेबिलिटी का सम होता है एवरेज रिटर्न। सो मुझे डायरेक्टली एवरेज रिटर्न मिल गया। हम क्या करेंगे, वापिस से एक्स माइनस एक्स बार करेंगे। सो एक्स माइनस एक्स बार क्या है, ऑब्वियसली मुझे 10 -20, सो 10 0 10, ये मुझे एक्स माइनस एक्स बार सेम चीज मिल गई। तो थर्ड चीज हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को, यहाँ पे एक और स्टेप आप कर सकते हो बीच में। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं, बट और इसको डिवाइडेड बाय एन करते हैं, ठीक है, पास डेटा के केस में। बट यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाय एन नहीं करना है, तो अब अननेसेसरी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर की टेबल लोगे, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करोगे वापिस से। सो इसके बदले डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर लिया था, इसका टोटल लिया और डिवाइडेड बाय एन किया। बट यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो सेम चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ,
इसके साथ हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालते हैं। सो हमें डायरेक्टली इस केस में वापस से मिल जाएगा वेरिएंस, वेरिएंस को अंडर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये सेम चीज हम y के साथ करेंगे। यस सर, हमने फर्स्ट वाला टेबल लगाने में समझने में ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लगा है, और ये हमने 2-3 मिनट में समझ लिया, बट फिर भी मैं इंडिविजुअल स्टेप आपको वापस से ठीक से बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्स बार कैसे निकालेंगे हम, इंडिविजुअल रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिटर्न, उस सबका सम ले लेंगे, इंडिविजुअल रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, इंडिविजुअल रिटर्न और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न का सम ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सबको, ये डायरेक्टली हमें एक्स बार मिल जाएगा, फिर एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, फिर डायरेक्टली हम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे और इनटू उसका सम ले लेंगे, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी और उसका हम सम ले लेंगे, हम यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, उसका सम ले लेंगे, आपको डायरेक्टली वेरिएंस मिल जाएगा, और नीचे हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। यस सर, ये इतना ज्यादा सिंपल था, इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती है, यहाँ पे मिस्टेक सिर्फ एक ही हो सकती है आपकी, कि आप जल्दबाजी में गलत कैलकुलेशन करोगे। यस, आप जल्दबाजी में गलत कैलकुलेशन करोगे, ठीक से लिखोगे नहीं। सो ये हमको क्या करना है, हमको इसका एक बार ठीक से पूरा का पूरा सम विथ फिगर्स, पूरे के पूरे फिगर्स, अगर आपका 10 साल का डेटा है ना, तो आपको हर एक साल का डेटा लिख लिख के सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या होता है, इसका क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया वही ड्रॉ करना है, उसको कॉपी करना है, ये आपके आप दिमाग में फिट हो गया रहेगा, आपको क्या करना है। बट आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी, जब 10 साल का डेटा दिया रहेगा ना, तो आप गलती से यहाँ पे 10 के बदले 100 लिख दोगे, या फिर यहाँ पे वो 0 के बदले 10 लिख दोगे, ऐसा गलतियां होती है छोटी मोटी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको शांति से सॉल्व करना है, और आपके 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स जो है आपको इजीली स्कोर हो जाएंगे। क्लियर है सर। अब आओ, मैं आपको कंपैरिजन टेबल जो मैंने क्यों लिखा था उसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था अपना, यहाँ पे आ जाओ वापस से। अब आपको यहां से भी वापस से समझना चालू हो जाएगा, तो अब आपको समझेगा जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आपको कितना इजीली रिवाइज हो रहा है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 क्या था अपना, स्टेप नंबर 1 था अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर एवरेज रिटर्न। याद आ गया, एक्स बार, ठीक है, क्या हो गया, एक्स बार एंड वाई बार। क्लियर है सर। सेकंड हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसको वेरिएंस निकालेंगे, और उसके बाद अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टेप क्या था, निगोशिएशन क्या था, ये डेल्टा से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको कंबाइंड रिस्क जाननी है, सो हमको मिल जाएगा कोवेरिएंस एक्स वाई। फिर ऑब्वियसली कंबाइंड रिस्क डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रिस्क, तो हमको मिल जाएगा रिश्ता, कंबाइंड रिस्क डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रिस्क, हमको मिल जाएगा रिश्ता, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम पास डेटा के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सबका सम लेते हैं और डिवाइडेड बाय एन करते हैं, बट यहाँ पे हम कैसे करते हैं, सबको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम ले लेते हैं, हमको डायरेक्टली पास एक्स बार जो है मिल जाता है, एवरेज रिटर्न जो है वो मिल जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो गया, सेकंड स्टेप हम निकालते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एक्स क्या था, उस साल का रिटर्न, एक्स बार क्या था, वो हमको डेविएशन कितना मिल रहा है वो का सम डिवाइडेड बाय एन, क्यों हमको मिल जाएगा एवरेज डेविएशन, ठीक है। सो एवरेज डेविएशन को हम अंडर रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आ जाएगा परसेंटेज स्क्वायर में, हमको चाहिए परसेंटेज में, तो हमको ये मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमको मिल गया वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के साथ करेंगे, सेम चीज ये जो अपना इतना टेबल है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, और हम इसका सम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एन वाला केस यहाँ पे कट हो जाएगा, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको अंडर रूट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा ऑफ आरएफ इज 0। ये क्या है, वेरिएंस मतलब क्या, वेरिएंस मतलब रिस्क,
कॉमा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी है रिस्क, और बीटा क्या है, बीटा भी रिस्क की डिनोट करता है, चेंज इन स्टॉक रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न, क्योंकि उसका स्टॉक के चेंज होने के साथ, मार्केट के चेंज होने की वजह से स्टॉक में कितना चेंज हो जाएगा। बट क्या ये रिस्क फ्री रिटर्न्स किसी पे डिपेंडेंट होते हैं? नहीं, रिस्क फ्री रिटर्न्स हमें कभी भी ऐसे डेविएट नहीं होता है, वहां पे उसका नाम ही रिस्क फ्री है, इसलिए वो कभी डेविएट नहीं होता है, डेविएट होता रहता तो उसका नाम रिस्क फ्री नहीं होता, इसलिए इनका जो है वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जो है वो 0 आता है। अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए तो याद रखना, यहाँ पे मैं एमसीक्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। सो वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बीटा ऑफ मार्केट इज ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 1 है, ठीक है। 1 क्यों है? क्योंकि मार्केट को हम बेस लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, बेस लेके चलते हैं। क्लियर है सर? सो ये एग्जांपल 1 था अपना, और ये एग्जांपल 2 था। स्टेप 1 2 क्या रहा, ठीक है। ईयर x माइनस एक्स बार स्क्वायर, सेम चीज y के लिए करेंगे और हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्रोबेबिलिटी, बाकी का सब चीजें सेम रहेगी एंड सेम फॉर y। फिर हम क्या निकालते हैं, कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये सेम चीज मैंने एग्जाम्पल के साथ बताई है। और रिलेशन निकालने के लिए क्या, combined risk divided by individual risk, combined risk divided by individual risk, covariance divided by standard deviation of individual share, ठीक है। यहाँ पे नोट दी है कुछ मैंने, देर आर टू प्रॉब्लम्स इन कोवेरियंस एक्स वाई, ठीक है। हम लोग है ना यहाँ पे से कोवेरियंस निकाल के ही शांत बैठ सकते थे, हमने वापस से एक सेकंड इसको इधर चार्जिंग पे लगाता हूँ, पॉज करता हूँ। यस, सो हमने जब ये कोवेरियंस कैलकुलेट कर ही लिया था, हमको एक कंबाइंड रिस्क मिल ही गई थी, तो आपने वापस से ये रिलेशन क्यों निकाला, क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, हमको ना एक रेंज बाउंड चाहिए। क्यों? ये कोवेरियंस क्या है कि हमको एक कंबाइंड रिस्क तो मिल गई, बट आपको अगर कोई बताएगा कि इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिस्क है 144.26 परसेंटेज स्क्वायर, आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ऐसा कौन रिस्क बताता है परसेंटेज स्क्वायर में? सो इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं रिलेशन के मामले में। क्यों? क्योंकि वहां पे +1 से लेके डॉट 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 -1 तक हम डिनोट करते हैं। बट आपको एक बात बोलूं, ये जो एग्जांपल मैंने बनाया ना, एक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के थ्रू ही बनाया था, और इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है -1.20, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने जैसे फिगर्स दिए थे मैंने सेम फिगर्स के थ्रू एग्जांपल बनाया और इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। सो एग्जाम में अगर आपका बाई चांस ऐसा आंसर आ जाए तो पैनिक मत हो, ऐसा आने के चांसेस तब कम रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक आधा जब मिस्टेक, एक आधा क्वेश्चन जो होता है इंस्टीट्यूट तो फ्रेम करता है ना, तो गलत फ्रेम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि क्या होता है अगर एक आधी फिगर भी ऊपर नीचे हो गई तो पूरा कैलकुलेशन चेंज होता है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगी। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, वो 99%, 99.99% ऐसा केस का आएगा ही नहीं, वो आएगा +1 से लेके -1 तक। क्लियर है सर? सो ये टेंशन मत लो छोटी छोटी चीजों के। ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ही क्यों लिया है एग्जांपल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते थे, वो डाउट, वो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पे ये गलती है क्या, इसलिए नहीं है, वो गलती नहीं है, वो फिगर्स ही वैसे है, उसका आंसर डिराइव ही वैसे हुआ है। हमको देखना है तो देख भी सकते हैं, 144.26 डिवाइडेड बाय 120 -1.223। और इसका एक और रीजन क्या है ना, क्योंकि ये जो है, ये फिगर्स हमने कैलकुलेट अलग से किए हैं और ये फिगर्स हमने कैलकुलेट अलग से किए हैं। सेम क्वेश्चन वहां पे भी कुछ तो हुआ रहेगा, उन्होंने भी कहीं से तो फिगर्स उठा के बनाया रहेगा, तो टेंशन मत लो, कंसेप्ट क्लियर रखो। क्लियर है? सो इट इज नॉट रेंज बाउंड, हेंस वी वांट अ रेंज, सो वी कैलकुलेट कोरिलेशन, ठीक है। ठीक है। और एक और चीज रहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में नोट्स में दिया रहेगा कि कोवेरियंस ऑफ वाई बाय, वाई वाई मतलब क्या, तो एक तो एक्स वाई रहेगा, तो ये दो स्टॉक का रहेगा, ये दिया रहेगा इन्होंने कोवेरियंस ऑफ वाई वाई मींस वेरियंस हो गया वो ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक। कभी कभी ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए खुद का रिलेशन खुद के साथ ही बताते हैं, तो वो डबल रिलेशन, ये हो गया वेरियंस, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑब्वियसली हो गया वेरियंस। वो वेरियंस क्या है, कंबाइंड रिस्क, क्या हो गया, कंबाइंड, ये रिस्क कंबाइंड रिस्क, तो ये हो गया वेरियंस। क्लियर है सर? ठीक है। कभी आपको रिलेशन पूछने के लिए
कभी क्या बोलता है कि आपको एक्स एंड वाई का रिलेशन निकालने बोलता है, और उस टाइम पे क्या दिया रहता है, एक्स का रिलेशन दिया रहता है मार्केट के साथ, वाई का रिलेशन दिया रहता है मार्केट के साथ। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो उस केस में आप कैलकुलेट करते हैं कि एक्स रिलेशन ऑफ एक्स एंड मार्केट, रिलेशन ऑफ वाई एंड मार्केट। सो आपको रिलेशन मिल जाता है एक्स एंड वाई का, ये मार्केट मार्केट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। पूरा डेरिवेशन करके अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, एट द एंड घूम फिर के आंसर यही आएगा। एग्जाम में 2 मिनट का काम है ये, और ये एमसीक्यू में आता है। ठीक है, सो 0.6 इंटू 0.8, ये देखो यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर एग्जांपल लिया है, मैंने खुद ने फ्रेम किया हुआ एग्जांपल लिया है, तब यहाँ पे अपना आ रहा है 0.08। इसका मतलब क्या, ये क्या है रिलेशन, ये रिलेशन है पॉजिटिव, बट ये क्या परफेक्ट पॉजिटिव है क्या? नहीं। सो इसका मतलब क्या, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, बट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 0.8 से ऊपर जाएगा। क्लियर है सर? अगला टॉपिक आता है अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ नहीं है, रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है ना, कि आपको अगर कैलकुलेट करना है मेरे रिस्क कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो सिंपल है, रिस्क को डिवाइड करो रिटर्न के साथ, बस यही है। इसका नाम दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या नाम है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देते हैं ना, आप बोलते हैं सर ये समझ नहीं आया, लॉजिक सिंपल रखो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या डिनोट करता है, कि टर्म है वो डिनोट क्यों करते हैं, वो डिनोट करते हैं रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न। क्या करते हैं? रिस्क, रिस्क क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन, और रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न, ये हो गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपल ये लाइन जब आप याद रखोगे, रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है सर? एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको बताया था, बट अगर मल्टीपल स्टॉक्स है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर एक का वेट लगाते हैं हम लोग। क्लियर है? जैसे कि ऊपर मैंने प्रोबेबिलिटी लगाया था, अगर मुझे पोर्टफोलियो का निकालना है तो मैं हर एक का वेट लगाऊंगा कि मेरा ये वेट 70% है, ये स्टॉक 10% वेट है, ये स्टॉक का व्हाट वी से 10% वेट है, रिस्पेक्टिवली। क्लियर है सर? वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिविजुअल स्टॉक की वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। ये सब आपको पता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्विकली जा रहा हूँ। ऑलरेडी अपना 1 घंटे के ऊपर का रिकॉर्डिंग हो गया है, एंड अभी तक हम लोग ये चैप्टर का हाफ भी कवर नहीं किया। बट ये कवर करने का रीजन क्या है, यहाँ से अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी आ गए ना तो 14 मार्क्स आपके फिक्स है, बट यहाँ से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस है, प्लस 2 मार्क्स का एमसीक्यू आता ही आता है। क्लियर है सर? सो अगला आता है अपने पोर्टफोलियो रिस्क निकालना। ठीक है, ऑब्वियसली हमने अब इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क निकाला, अब हमें पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना। रिस्क मतलब क्या? वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये पूरे चैप्टर में हमको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है, रिस्क बोला तो एक तो वेरिएंस आएगा या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। ऑब्वियसली हम एंड में स्टैंडर्ड डिविएशन ही निकालते हैं, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है परसेंटेज स्क्वायर के अंदर। ठीक है, सो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। ठीक है, विद टू स्टॉक। अब पोर्टफोलियो का कैसे निकालेंगे? ठीक है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल रिस्क लेंगे हम। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ, बस। सर बट ये क्या है? इसके लिए आपको पूरा में डेरिवेशन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जिसको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ए बी। आपने वो स्टैंडर्ड स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही लॉजिक के साथ ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आपको अगर पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है, रिस्क मतलब क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लोगे कि स्टॉक ए, ये आप कैलकुलेट करोगे वेरिएंस में, क्योंकि आपको परसेंटेज स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं, अब याद रखना। ठीक है, स्टॉक ए का स्टॉक ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्क्वायर इनटू वेट ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या? वेरिएंस ऑफ ए इनटू वेट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस वेरिएंस ऑफ बी इनटू वेट ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ए बी। ये क्या था? ये था अपना इंडिविजुअल रिस्क, और ये था कंबाइंड रिस्क। क्लियर है सर? यस, सो इसी के साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला। सेम चैप्टर जो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो लॉजिक है, इसी के बेसिस पे ये कैलकुलेशन होता है। यस सर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ए बी। यहाँ पे अपने इंडिविजुअल रिस्क लिया, इनको यहाँ पे दोनों का वेट ले रहे हो, तो आपको कंबाइंड रिस्क लेना ही पड़ेगा। और ये कोवेरियंस ए बी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू रिलेशन ए बी। यहाँ पे देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था कि अगर क्वेश्चन ने
इस अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन निकाली तो कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल रिस्क प्लस इन दोनों का रिलेशन, सिर्फ इंडिविजुअल रिस्क लेके नहीं चलेगा, आपको दोनों का रिलेशन भी देखना है कैसा है, ठीक है। सो ये था शॉर्टकट फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोवेरियंस। अगर ये दोनों, ये तीन चीजें आपके अगर क्वेश्चन में दिए, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक का एंड उन दोनों का रिलेशन, तो आप डायरेक्टली कोवेरियंस जो है निकाल सकते हो। यस सर। सो सेम चीज कोवेरियंस का फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे आप दोनों को कंफ्यूजन होता है तो प्लीज इसको एक बार रिकॉल कर लो। दोनों को कंफ्यूजन होता है मतलब कि आपको कभी कभी समझता नहीं सर ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें। आपको डायरेक्टली कोवेरियंस दिया है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, आपको कोवेरियंस नहीं दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। यस, ठीक है। सो ये विद थ्री स्टॉक्स वाला मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले अभी तक अपन ने जो जो किया उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद हमने निकाला स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर निकाला कोवेरियंस एंड फिर निकाला कोरिलेशन, ठीक है। ये यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर हो ही गया रहेगा, ठीक है। फिर हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या, रिस्क विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न की रिस्क टू विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न क्या है, ये हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज मैंने बोली थी, रिलेशन अगर मुझे मार्केट के साथ दिया रहेगा तो इंडिविजुअल स्टॉक का मार्केट के साथ रिस्क लूंगा, दूसरे का इंडिविजुअल स्टॉक का मार्केट के साथ रिस्क लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे डायरेक्ट दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है सर? यस, रिस्क विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, रिटर्न मतलब एक्स बार, ठीक है। अगर एवरेज मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया रहेगा, ईच शेयर का कैलकुलेट करना रहेगा, ईच शेयर का दिया रहेगा, मुझे पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना रहेगा, तो मैं वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एंड वेरिएंस हम पोर्टफोलियो के केस में कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्क्वायर इनटू वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी स्क्वायर इनटू वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इनटू वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ बी इनटू कोवेरिएंस ए बी। यस, एंड इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने का एक ट्रिक क्या है कि आपको जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्क्वायर इनटू वेट ऑफ ए स्क्वायर है ना, इसको डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए इनटू वेट ऑफ ए का ब्रैकेट होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, ब्रैकेट होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए इनटू वेट ऑफ ए इनटू ब्रैकेट होल स्क्वायर। आपको इंडिविजुअल ए स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस इनटू वेट स्क्वायर मेमोरी प्लस फिर वो मेमोरी रिकॉल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना ही करना है। यस, यहाँ पे तो इस फॉर्मूला को रिकॉल कर लो, ये फॉर्मूला एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है सर। अगर ये टू सिक्योरिटीज का रिवाइव क्या बोल रहा हूँ, रिकॉल हो गया आपको, तो थ्री सिक्योरिटीज के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। टू सिक्योरिटीज के केस में कैसे कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्क्वायर इनटू वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी स्क्वायर इनटू वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इनटू वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ बी इनटू कोवेरिएंस ए बी। क्लियर है सर? अब हमें क्या हो रहा है, हमारा एक और स्टॉक बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टॉक को भी दोनों स्टॉक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब क्या, ए और सी को कंपेयर करना पड़ेगा, बी और सी को कंपेयर करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए और सी को कंपेयर किया, बी और सी को कंपेयर किया, सेम चीज एंड सेम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सी स्क्वायर इनटू वेट ऑफ सी स्क्वायर। कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पे जब तीन स्टॉक आते हैं ना, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, कोई कंफ्यूज होने का रीजन ही नहीं है, फॉर्मूला आपको बड़ा लग रहा है। बट अगर आपको सिंपल ये पता है कि मुझे दो स्टॉक के केस में कोवेरियंस कैसे निकालना है, दो स्टॉक के केस में मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालना है, तो ऑब्वियसली आप तीन स्टॉक के केस में भी कर सकते हो। चार स्टॉक दिया रहता तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी स्क्वायर इनटू वेट ऑफ डी स्क्वायर, वन यहाँ पे ए और डी का निकालोगे, बी और डी का निकालोगे और सी का और डी का निकालोगे, तो ये फॉर्मूला और यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ जाएगा इसका, और यहाँ पे और तीन लाइन बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस चार स्टॉक का नहीं देगा इंस्टीट्यूट, दिया, चलो मैं बोल रहा हूँ दिया, तो भी आप इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो विद टू सिक्योरिटीज। अब क्या हुआ, अब देखो मेन थिंग जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, कि हम लोगों ने क्या निकाला, रिलेशन निकाला, सब निकाला। अब हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है विद टू सिक्योरिटीज। मुझे पास दो सिक्योरिटी लेनी है, मेरे पास 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए में सिर्फ दो कंपनी के शेयर लेना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उसको सिर्फ दो शेयर्स में डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो दो शेयर्स को मैं किस रेशो में डालू, कि फॉर एग्जांपल सर कि मैं टाटा और अडानी, टाटा और रिलायंस दोनों का एग्जांपल दिया था मैंने स्टार्टिंग में, तो सेम एग्जांपल लेता हूं। उस केस में क्या था, मेरा स्टार्टिंग के एग्जांपल में मेरे पास थे 1000 रुपए, और मैंने 500 रुपए इसमें डाले, रिलायंस में 500 रुपए टाटा में डाले थे,
क्लियर है सर। अब मुझे ये पता करना है कि मैं टाटा में कितने पैसे डालूं और रिलायंस में कितने डालूं, मतलब वेट ऑफ आर रिलायंस और निकालना है और वेट ऑफ टाटा निकालना है मुझे, और उस अकॉर्डिंग में 1,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा। क्यों? क्योंकि उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग में डिपॉजिट करूंगा, फिर मेरा वेट होगा, वेट के अकॉर्डिंग मेरी रिस्क जो है वो कम से कम आएगी, मेरे पूरे पोर्टफोलियो की रिस्क जो है वो कम से कम आएगी, मेरी रिस्क मिनिमम हो जाएगी। तो इसी का नाम है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो विद टू सिक्योरिटीज। मेरे पास दो सिक्योरिटीज के साथ मुझे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है कि मेरी रिस्क जो है वो कम से कम हो, और उसके लिए मुझे वेट कितना लेना पड़ेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे टाटा में 800 रुपए डालने पड़े और यहाँ पे 200 रुपए डालने पड़े। ठीक है, तो मेरा वेट क्या हुआ, ये 2:8 या फिर 80% एंड 20%, कुछ भी बोल लो, मुझे अब ये वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मुझे एक बात बोलो, हम लोग रिस्क को ये कैसे करते हैं, हेज कैसे करते हैं? ऑब्वियसली मेरी जो रिस्क टाटा में है, हम रिस्क यूज करते हैं, दूसरे की रिस्क यूज करते हैं इसको हेज करने के लिए। ठीक है, हम लोग दूसरे की रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे साहब, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी दूसरे का वेट कैलकुलेट करें, दूसरे की रिस्क कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मेरी अभी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला है, हम लोगों की रिस्क कैसे हेज होगी, रिलायंस की रिस्क कैसे हेज होगी, टाटा के अकॉर्डिंग, टाटा के शेयर लेके। ठीक है, सो अब मुझे रिलायंस की रिस्क कम करने के लिए मुझे सिर्फ क्या पता करना है, मुझे वेट ऑफ टाटा निकालना है। ठीक है, सो वेट ऑफ टाटा के लिए मेरे मुझे रिस्क किस कम करनी है, रिलायंस की रिस्क। सेम लॉजिक है, सेम जो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे थे ना, इसको उल्टी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ टाटा निकालना है, तो हमको किसकी रिस्क देखनी पड़ेगी, हमको देखनी पड़ेगी रिलायंस की रिस्क क्या है। क्लियर है सर? सो अगर मुझे वेट ऑफ ए, वेट ऑफ शेयर ए मतलब वेट ऑफ टाटा निकालना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी इंडिविजुअल रिस्क क्या है, मतलब मुझे रिलायंस की रिस्क क्या है, इसलिए किसे क्या बोलते हैं, और हमको साथ साथ में कंबाइंड रिस्क भी है जो कंपेयर करनी पड़ती है। इसीलिए यही लॉजिक के ऊपर ये फॉर्मूला बना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको देखना है दूसरे का वेरिएंस माइनस सिंगल कोवेरियंस, मतलब क्या मतलब दूसरे का कोवेरियंस, मतलब शेयर ऑफ बी का कोवेरियंस क्या है, माइनस सिंगल कोवेरियंस मतलब दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का कोवेरियंस लेते हैं, और यहाँ पे हमने दोनों का कोवेरियंस लिया है तो माइनस भी करेंगे हम दोनों के डबल कोवेरियंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है सर? ये सेम यहाँ पे वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग नलीफाई करने के लिए परसेंटेज स्क्वायर माइनस परसेंटेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय वो सब कर नलीफाई करने के लिए ये अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बना है। तो सिंपल याद रखो, मुझे एक स्टॉक की रिस्क हेज करनी है, टू हेज रिस्क ऑफ स्टॉक ए, आई हैव मुझे अगर एक स्टॉक की रिस्क हेज करनी है तो मुझे उसके लिए दूसरा स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, बट ऐसे मैं रैंडमली ऐड नहीं कर सकता, मुझे एक वेट के अकॉर्डिंग उसे ऐड करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा, ताकि मेरी रिस्क कम से कम हो। अरे कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम तो एक देखेंगे उसकी खुद की रिस्क क्या है, वो एक जो स्टॉक हम ऐड करने वाले उसकी खुद की रिस्क क्या है और इनकी आपस में रिस्क क्या है, इसलिए दूसरे का वेरियंस मतलब जो ऐड करने वाला है उसका वेरियंस माइनस दोनों का वेरियंस साथ में आने के बाद कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का वेरियंस डिवाइडेड माइनस को सिंगल को वेरियंस। ठीक है, दूसरे का वेरियंस माइनस सिंगल को वेरियंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरियंस माइनस डबल को वेरियंस, दूसरे का वेरियंस माइनस सिंगल को वेरियंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरियंस माइनस डबल को वेरियंस। ये हो गया अपना फॉर्मूला। यस सर। standard deviation of b square minus covariance ab divided by standard deviation of a square plus standard deviation of b square minus 2 covariance ab, या फिर variance of b minus covariance ab divided by variance of a plus variance of b minus 2 covariance ab। क्लियर है सर? दूसरे का वेरियंस माइनस सिंगल को वेरियंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरियंस माइनस डबल को वेरियंस। यस सर। ये हम हर एक केस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है, बट वो सिर्फ 1% केस में कैलकुलेट होता है, और उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे, डिराइव करोगे ना, तब ये फॉर्मूला बनता है, दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर मुझे वेट ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी।
ये कब वैलिड होता है? ये वैलिड होता है जब दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो परफेक्टली नेगेटिव है। मतलब क्या परफेक्टली नेगेटिव है? तो ऑब्वियसली जब जितना एक गिरेगा उतने से दूसरा बढ़ेगा, तो मुझे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये कब कैलकुलेट यूज कर सकते हैं? एक तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि दोनों का दोनों का जो है रिलेशन जो है वो परफेक्ट नेगेटिव है, उस केस में आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है तो आप ये रख सकते हो, बट ये लॉजिक के साथ ये वाला फॉर्मूला भी है जो सॉल्व होता है। क्लियर है सर? इसलिए इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना ही समझा तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये है शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको याद रखने पड़ते हैं, जो मेन फॉर्मूला है वो आपको डिराइव होके आता है। क्लियर है सर? सो क्या बोला हमने? हम लोगों को एक स्टॉक है, उसकी रिस्क कम करने के लिए हमको दूसरा स्टॉक लाना पड़ता है। सो दूसरा स्टॉक हम किस क्वांटिटी में लाएंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है सर? एंड वेट ऑफ यहाँ पे, ठीक है, वेट ऑफ बी क्या होगा? 1 - वेट ऑफ ए। यस सर। सेम चीज आती है जब अपने को अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा थ्री सिक्योरिटीज के बारे में, या फिर बोला रहेगा कॉर्नर पोर्टफोलियो या फिर मिनिमम वेरिएंस सेट। ठीक है, सो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। क्लियर है? एक बार इसको फुल स्क्रीन में अब ये वाला रिकॉल कर लो। ठीक है, उसके बाद हम थ्री पोर्टफोलियो के साथ, थ्री स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो की रिस्क कैलकुलेट करते हैं। सो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो विद थ्री सिक्योरिटीज, या फिर कॉर्नर पोर्टफोलियो, या फिर मिनिमम वेरिएंस सेट। अगर ये तीनों कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी, कि हम तीनों को वेट कैसे रखें कि हमारा रिस्क जो है वो कम से कम है। सर सिंपल है, इसी फॉर्मूला में वेट ऑफ सी को भी ऐड कर दो, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरी टेक्निक है, पूरी मेथड है। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, स्टेप, यूज द वेट ऑफ एग्जिस्टिंग टू पोर्टफोलियोज एंड कीप वैल्यू ऑफ ए एंड बी ब्लैंक, ओनली इंसर्ट वेट ऑफ बी एंड वेट ऑफ ए। ठीक है सर, लॉजिक क्या है इसका? ये देखो, इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये सर आप तो बताते हो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक अगर वो डिराइव ही वैसे हुए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमको ये एक फॉर्मूला जो है पूरे चैप्टर में याद रखना है। क्या रखना है? वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए। क्या हुआ? वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट ऑफ ए। ठीक है, वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट ऑफ ए। क्लियर है सर? वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट ऑफ। क्लियर है सर? सर ये क्या लॉजिक है इसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, आपने यहाँ पे बोला एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपको एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और उसके वेट्स दिए रहेंगे, उसके बिना ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू भी सॉल्व होता है। इसके लिए हमको मैंने एक एग्जाम्पल भी बनाया है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर बनाया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है यूज द वेट एग्जिस्टिंग टू पोर्टफोलियोज एंड कीप वैल्यू ऑफ वेट ए। एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा ये कट हो गया। यूज द वेट ऑफ एग्जिस्टिंग टू पोर्टफोलियो, पहले जो एग्जिस्टिंग टू पोर्टफोलियो है हमको उसका वेट लेना है। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग टू पोर्टफोलियो क्या है? मेरे पास यहाँ पे है वो एक पोर्टफोलियो ए, और ये है मेरे पास पोर्टफोलियो बी। ठीक है, अब इसके ये वेट से, वेट ए क्या है इसका? इसमें ए का वेट है 30%, सो वेट ऑफ ए हुआ 30%, वेट ऑफ बी हुआ 40% और वेट ऑफ सी हो गया 30%। ठीक है, सिमिलरली पोर्टफोलियो बी में क्या है? वेट ऑफ ए है मेरा 2%, 2% नहीं सॉरी 2:5:3 ऐसा दिया है। मैंने जानबूझ के परसेंटेज में भी लिखा है, रेशो में भी लिखा है। क्वेश्चन में कैसे भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये हुआ मेरा वेट ऑफ बी और ये मेरा हुआ वेट ऑफ सी। ठीक है, सो मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि 8,000 रुपए है, उसमें से आपको ए में 4,000 रुपए डालने हैं। सर ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बताई कि सेम जो कंसेप्ट ऊपर है वैसे की वैसी फॉलो करनी है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसे इंफॉर्मेशन देगा, क्वेश्चन को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर आपको डाउट है सर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, हम वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम एक ही स्टॉक का वेट कैलकुलेट
कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक उनको देना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक ही स्टॉक का वेट कैलकुलेट किया, इसलिए हमने डायरेक्ट -1 किया उसमें से, वेट ऑफ ए में से, तो हमको वेट ऑफ बी दूसरे का मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम बी का कैलकुलेट कर रहे हैं, और ए का इन लोगों ने एग्जिस्टिंग दिया है, ए का कितना हुआ 50%। ठीक है, मतलब इन्होंने पहले ही बोला है कि न्यू पोर्टफोलियो में वेट ऑफ ए होगा 50%। क्लियर है? अब हमको इन दोनों के इंफॉर्मेशन लेके वेट ऑफ बी एंड वेट ऑफ सी निकालना है। सर आपने तो बोला हम एक ही निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली जब मैं वेट ऑफ बी निकालूंगा और इन दोनों की टोटल को 1 में से माइनस करूंगा तो मुझे वेट ऑफ सी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लियर? सो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट ऑफ ए। ये इक्वेशन हमको इसमें और इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ बी क्या है, यहाँ पे वेट ऑफ बी है 40%। ए और बी को मैंने क्या बोला था, ए और बी को हमको ब्लैंक रखना है, और वेट ऑफ ए क्या है, वेट ऑफ ए यहाँ पे 30%। सो सेम 0.40 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली दोनों के केस में हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, आप इसको साइड बाय साइड कैलकुलेट करिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। ये सिर्फ ओरली कैलकुलेशन के साथ हो ही नहीं सकता सॉल्व। ठीक है, मैं भी आपके साथ साइड में कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है हमने यहाँ पे, प्लीज इसको कैलकुलेट करिएगा, वरना आप बोलोगे सर समझ ही नहीं आया आपने इतना पढ़ाया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या लेंगे, हमने क्या लिया, वेट ऑफ बी चाहिए हमको। वेट ऑफ बी क्या है मेरे केस में, वेट ऑफ बी है मेरे केस में 40%, तो मैं 0.40 इसको यहाँ पे लिख दूंगा। ए प्लस बी मेरे को ब्लैंक रखना है, सो ए प्लस बी को मैंने ब्लैंक रखा, और इनटू क्या करना है, मुझे वेट ऑफ ए करना है। वेट ऑफ ए क्या है, वेट ऑफ ए मेरा है 0.30। क्लियर है सर? ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब मुझे दूसरे पोर्टफोलियो के साथ भी करना है, इसलिए मैंने आपको बोला ये दो पोर्टफोलियो आपको देंगे। ठीक है, दूसरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ, मुझे वेट ऑफ बी क्या है 50 इज इक्वल टू ए प्लस बी को मुझे बैंक रखना है, इंटू कितना आया, इंटू 0.2। ये हुआ मेरा इक्वेशन 2। आप क्या करना है, अब आपको मैथ सॉल्व करना है, जो अपने स्कूल में क्या है, माइनस 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 करोगे, सो ए कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, माइनस माइनस 0.10 इज इक्वल टू बी टू 30.1, हाँ 0.10 बी। ठीक है, सो बी का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा कि इसको मैं यहाँ पे आके डिवाइड करूंगा, सो मुझे ये देखो यहाँ पे मैंने किया है, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, सो मुझे बी आ जाएगा -1। ठीक है, सो मुझे बी की वैल्यू मिल गई। अब ये बी की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इसमें इंसर्ट करूंगा। क्या कर रहे हैं सर? सर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग 8 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं भाई, 8 स्टैंडर्ड से हम लोग करते आ रहे हैं यही इक्वेशन। ये सेम चीज हम लोग यहाँ स्कूल में सॉल्व करते थे, यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्लियर है? वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें से मैंने माइनस किया, सो मुझे मिल गया वेट ऑफ ए, मुझे ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू को मैं इंसर्ट कर दूंगा तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। ऑब्वियसली सेम हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन ए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन बी। ठीक है, सो हमको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू एक्सिस्टिंग दी थी, हमने कैलकुलेट की, सो वेट ऑफ बी हमको मिल गया, और वेट ऑफ बी मिलने के बाद हम लोग 1 में से इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो गया तो। ठीक है, यहाँ से आपको -1 मिला, -1 को आपने किस में इंसर्ट किया, इनमें से किसी एक में इंसर्ट किया, सो आपको क्या मिल गया, आपको ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आप याद करो इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने बोला है एग्जिस्टिंग, मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, मुझे अब नए पोर्टफोलियो की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद है क्या, यहाँ पे ये फॉर्मूला में यहाँ पे वेट ऑफ ए इन लोगों ने पहले से ही दिया था 50%। तो वो 50% को अगर मैंने इसमें इंसर्ट किया तो मुझे वेट ऑफ बी का एक्चुअल नए वाले इसका वेट ऑफ बी मिल गया। ठीक है, और ये वेट ऑफ बी को मैं 1 में से माइनस करूंगा, सो 1 माइनस वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, तो हमको मिल जाएगा प्लस क्या किया, इस कैसे भी कैलकुलेट करो यार, ये मैथ से इतना मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, वो भी रिवीजन लेक्चर में। सो हमको ए बी और सी इसका वेट मिल गया, वेट को मैं वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 8000 इन्वेस्ट करने थे, तो 4000 उन्होंने पहले से बोला था यहाँ डालने, सो बाकी के दो को मैंने कैलकुलेट किया, सो मुझे पूरा 8000 के पोर्टफोलियो की वैल्यू मिल गई। ठीक है सर, मैं इसको आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अगर आपने इसको सॉल्व किया, अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है तो आप वापस से इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, आपको अगर ये समझ नहीं आएगा, तो आप जेन्युइनली एग्जाम के टाइम आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? पूरी की पूरी स्क्रीन में आपको विद फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज इसको सॉल्व करो।
आपकी एग्जाम 1 मंथ के ऊपर आ रही है, ये कंसेप्ट अगर अभी नहीं आ रहा है आपको, तो ये इस टाइम पे एक बार सॉल्व कर लो, आपको श्योर शॉट याद आ जाएगा, एंड इसके बाद आप ये कभी नहीं भूलोगे। अगर ये अब तक अभी को आता भी नहीं रहेगा ना, तो अभी आप अभी ये सॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर है सर? टेक योर टाइम एंड इसको सॉल्व करो। क्लियर है? देखो, एक मैं आपको ना बात बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब लेक्चर्स देखते हैं ना, तो हम लेक्चर्स को सिर्फ है ना ऐसे प्रवचन की तरह सुनते हैं, कि ना आप खुद उसको सॉल्व करते रहते हो, ना आप वहां पे उसको रिकॉल करते हो, या फिर उसी टाइम पे साइड बाय साइड सॉल्व करते हो। आप क्या सोचते हो ना कि सर ये तो हम अभी देख लेंगे, पूरा खत्म कर लेंगे, फिर बाद में खुद होके करोगे। तो बाद में भाई, बाद में कुछ नहीं होता। आपने वो रील भी देखी रहेगी, बाद में जो है वो चाय ठंडी हो जाती है एंड ऑल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो करना है अभी करो, बाद में के टाइम को और इफेक्टिवली यूज करो बाकी सारे चीजों के लिए। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट भी है पढ़ने के लिए। अगर आपके एग्जाम पास में है तो आप बाकी के सब्जेक्ट पे ध्यान दो, ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। बट अगर सिर्फ ये आपके लेक्चर्स हो या फिर रिवीजन लेक्चर्स को कभी भी आप सिर्फ ऐसे देखते बैठोगे ना कि हाँ आप बोलो, आप बोलो, हाँ हम सुन रहे, तो आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट आप सेम चीज लेक्चर देख ही रहे हो ना, साथ ही साथ सॉल्व करो, साथ ही साथ रिवाइज करो, साथ ही साथ रिकॉल करो, आपकी एफिशिएंसी है ना जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड यही एक ट्रिक होती है जिससे क्या होता है ना, लोगों के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो दो लोग रहते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल से एक ने भी सेम टीचर के क्लास लिया और दूसरे ने भी सेम टीचर के क्लास लिए, बट जो एक स्टूडेंट है ना, उसने जो बोले हुए टिप्स है ना उसको फॉलो किया, तो ऑब्वियसली उसके रैंक आती है, उसके एग्जामिनेशन आती है। एंड दूसरा वाला फेल क्यों होता है? क्योंकि वो बोलता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में क्या होता है कि एक तो उसको पैनिक अटैक आ जाता है कि ये अभी ये बाकी है, ये समझ नहीं रहा है, ये याद नहीं आ रहा है। सो उस टाइम पे क्या होता है, अगर उस टाइम पे आप सॉल्व भी कर लोगे ना, तो उससे क्या होता है ना, उसी टाइम पे आपको समझ आता है कि ये वाली कंसेप्ट मुझे पर्टिकुलरली डिफिकल्ट जा रही है। आप उसको क्या करते हो, एक तो वापस से देख लेते हो, ठीक से देखते हो, या फिर मार्क कर लेते हो कि ये मुझे कंसेप्ट डिफिकल्ट है, इस पे मुझे रिवीजन के टाइम ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। सो आपकी फर्स्ट रिवीजन जो है, फर्स्ट रीडिंग जो है, वो लेक्चर्स के साथ एंड क्लासेस के साथ ही हो जाती है। क्लियर है? इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जब लेक्चर्स देखते रहोगे तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, साथ ही साथ सॉल्विंग करो, साथ ही साथ रिकॉल करते जाओ, तब आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है सर? यस। सो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो बाय मार्कोविट्स या फिर इफिशिएंट फ्रंटियर मेथड, इसका मतलब क्या? इफिशिएंट पोर्टफोलियो, हमको नाम से ही समझ रहा है कि हमको पोर्टफोलियो कैसा चाहिए, इफिशिएंट चाहिए। मतलब क्या? हमको कुछ ऐसे शेयर्स चाहिए पोर्टफोलियो में जो काम के हैं, जो काम के नहीं है उसको निकाल दो, जो काम के हैं उसको रखो। सेम चीज आपके लाइफ में भी है, जो चीजें आपको जरूरी है उसको अच्छे से रखो, एंड जो चीज आपको टाइम वेस्ट कर रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर रही है ना, उसको लाइफ से हटा दो। ठीक है? सेम चीज कि अगर आपके पास है ना 10 स्टॉक्स है, बराबर, एक दो, 10 ही लिख दिया मैंने, एक दो तीन चार पांच, पांच रखता है के लिए। ठीक है? ये रिटर्न दे रहा है 10% का, ये रिटर्न दे रहा है 5% का, ये रिटर्न दे रहा है 20% का, ये रिटर्न दे रहा है -10% का, ये रिटर्न दे रहा है कि -20% का। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपने सबको होल्ड करके रखना चाहिए? नहीं। आपने क्या करना चाहिए, जो स्टॉक्स आपके अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसको आपने होल्ड करना चाहिए। जैसे कि ये 10% रिटर्न दे रहा है, अच्छा है। ये 20% रिटर्न दे रहा है, ये तो सबसे अच्छा है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखो। इसको सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे रखो, इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखो। ये दोनों को तो बेच दो यार, ये कुछ काम की नहीं है, ये उल्टा फायदा छोड़ो नुकसान करवा रहे। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, सेम लॉजिक है यहाँ पे। ये क्या बोलता है कि हमको सिक्योरिटीज को कैसे सिलेक्ट करना है, सिक्योरिटीज को हमको सिलेक्ट करना है जो हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। ठीक है? अगर जैसे कि हाईएस्ट रिटर्न एट सेम लेवल ऑफ रिस्क, सेम लेवल ऑफ रिस्क मतलब क्या, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से ये स्टॉक है, स्टॉक 1, स्टॉक 1 में रिस्क है 5% की, और स्टॉक 3 में भी रिस्क है 5% की। सो आपने कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली आपने एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे दोनों में रिस्क कितनी है, 5-5%। बट भाई अगर आप यहाँ पे 5% रिस्क लोगे तो आपको सिर्फ 10% रिटर्न मिलेगा, बट आप यहाँ पे 5% रिस्क लोगे तो आपको 20% रिटर्न मिलेगा। तो एक काम कर, इसको भी बेच दे और इसको यहाँ पे खरीद ले। इसीलिए कभी भी आइसोलेशन में हमको क्या देखनी नहीं चाहिए, आइसोलेशन में रिटर्न नहीं देखनी चाहिए, हमको रिस्क भी देखनी चाहिए। ठीक है? और सिमिलरली सेम चीज क्या है, सेम रिटर्न
एट लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क, मतलब क्या, अगर आपको एक स्टॉक दे रहा है 5% का रिटर्न, दूसरा भी स्टॉक दे रहा है 5% का रिटर्न, इसमें रिस्क है 1% की, इसमें रिस्क है 10% की। ऑब्वियसली आपने कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए जहां पे रिस्क कम है, ठीक है। सो लॉजिकली क्या हुआ, हम लॉजिकली ये कंसेप्ट पढ़ने के अंकल से मत पढ़ो, ये ना आप लॉजिक लगाओगे ना आपका, तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कि हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको लाइफ में रिटर्न ज्यादा से ज्यादा चाहिए, रिस्क कम चाहिए, ऑब्वियसली। तो सबसे ज्यादा रिटर्न कौन दे रहा है वो देखो, सबसे कम रिस्क किसकी है वो देखो, एंड अकॉर्डिंगली स्टॉक सिलेक्ट करो। सो हाईएस्ट रिटर्न एट सेम लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। मुझे जिस स्टॉक में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है एट सेम लेवल ऑफ रिस्क, तो मैं वो लूंगा। मुझे सेम रिटर्न मिल रहे हैं बट जिसमें रिस्क कम है, मैं ऑब्वियसली वो लूंगा। एंड बैलेंस अगर मुझे और कोई सिक्योरिटीज दी, या फिर क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से आपने 2 सिक्योरिटी सिलेक्ट की, यहाँ से 2 सिक्योरिटी सिलेक्ट की, बट क्वेश्चन ने बोला आपको 5 सिक्योरिटीज जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आप जो बचे हुए सिक्योरिटीज रहेगी, 10 सिक्योरिटीज का ऑप्शन दे रहेगा, तो आपने इसमें से 4 तो सिलेक्ट कर ली, आपको और 6 में से एक सिलेक्ट करनी है। तो हम देखेंगे कि जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है एंड लोएस्ट रिस्क, तो वो मैं सिलेक्ट करूंगा। क्लियर है सर? ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बाय मार्कोइट्स, नाम से ही समझ रहे हैं, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम रिटर्न, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना है हमको, बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है। तो उसको कैसे करेंगे? देयर आर टू मेथड टू सिलेक्ट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो मेथड्स दिए है कैलकुलेट करने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ऑब्वियसली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए हमको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, मैं आपको बता रहा हूं। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बट कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लर्न करना है क्या? नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इतने अच्छे लॉजिक के साथ, ठीक है। हाईएस्ट शार्प रेशो हमको देखना है कि जिसमें हाईएस्ट शार्प रेशो है, हमको उसके अकॉर्डिंग को सॉल्व करना है। तो शार्प रेशो कैसे बोलता है? शार्प रेशो बोलता है, आपको देखना है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। मतलब क्या हुआ, आपको रिस्क प्रीमियम कितना मिल रहा है, कितना ज्यादा आपको रिस्क प्रीमियम मिल रहा है। देखा हमने कल भी कैलकुलेट किया था, जब हम सीएपीएम का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रही है। तो हमको क्या देखना है, रिस्क फ्री के ऊपर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिल रही है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या, आपको देखो रिस्क के साथ कंपेयर करना है, रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क, रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क, ऑब्वियसली। सो ये हुआ अपना रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क। क्यों? क्योंकि हम आइसोलेशन में कोई भी चीज नहीं देखते हैं, हम रिटर्न जो देखते हैं उसके साथ साथ रिस्क को भी कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल से मुझे यहाँ पे क्या आया, मुझे यहाँ पे आया 10 का रिटर्न, और यहाँ पे भी मुझे आया 10 का रिटर्न, बट यहाँ पे मेरी रिस्क 5 है और यहाँ पे मेरी रिस्क 50 है। सो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे जो है मेरी रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम है, और यहाँ पे मेरी रिस्क कम है और रिटर्न है, यहाँ पे मेरी रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम। एक सेकंड, हो जाता है कभी कभी, हम लोग भी फंबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा रिटर्न ज्यादा है रिस्क कम है, और यहाँ पे क्या है, मेरा रिस्क ज्यादा है रिटर्न कम है। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली आप वो सिलेक्ट करोगे जहां पे आपकी रिटर्न ज्यादा है रिस्क कम है। यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है रिटर्न कम है, यस। इसीलिए हमको देखना है कि मुझे एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम किस पे मिल रहा है, एंड उसको मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा, रिस्क के साथ करूंगा। मुझे प्रीमियम रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न किस में मिल रहा है उसको मैं कंपेयर करूंगा रिस्क के साथ। क्लियर है सर? सो शार्प रेशो के केस में, और नाम से एक और ट्रिक बोलू, यहाँ पे मैंने एक और ट्रिक बनाई है इसकी, एस फॉर शार्प, एस फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको है ना कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आपको रिस्क प्रीमियम जो देखनी है वो डिवाइड किसके साथ करनी है। तो ऑब्वियसली जब शार्प रेशो रहेगा, एस फॉर शार्प, एस फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हम इस केस में डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। एंड जब लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहेगा तो उसको हम करेंगे किसके साथ, उस लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या, रिस्क विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, रिस्क विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, नाम में ही रिस्क है, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, और इनका ट्रेड ऑफ रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। सो लोअर इज बेटर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑब्वियसली जहां पे रिस्क, यहाँ पे न्यूमरेटर मेरा ज्यादा है और डिनोमिनेटर मेरा कम है, वो हमको चाहिए क्या? नहीं। या फिर हमको क्या चाहिए, हमारा न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है। इसको आप याद नहीं रखोगे तो भी समझेगा। ऑब्वियसली दोनों के केस में हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि हमारा कहाँ पे रिस्क वाला पार्ट है वो कम है और रिटर्न वाला पार्ट जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे आपका रिस्क वाला पार्ट कम है और रिटर्न वाला पार्ट ज्यादा है। क्लियर है सर? कर लो इसको एक बार रिकॉल। अगर आपने इधर तक इसको रिकॉल कर लिया, यहां तक आपको समझ गया ना, तो देखो मैं स्टार्टिंग के जरा पेज पे आता हूँ। यहाँ पे ये पूरे पोर्टफोलियो चैप्टर में मैंने एक्चुअल में
जो आपका मॉड्यूल के हिसाब से ना 4 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, एसेट प्राइसिंग थ्योरी, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो रिवीजन एंड इफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस, जैसे कि मैंने आपको एबीसी एनालिसिस के बारे में बताया था। ठीक है, सो ये रिवीजन लेक्चर अगर मैं सारे का एक ही चैप्टर में खत्म करूं तो ये और ऑलमोस्ट डबल रिवीजन लेक्चर जाएगा, 3-1 घंटे का जाएगा। सो मैं नहीं चाहता अब सिर्फ इतना टाइम सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स पे आप इन्वेस्ट करो। सो यहाँ तक के पार्ट अगर आपने देखा है, यहाँ तक कि आप प्लीज इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपके मेजर स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है 70-80% क्वेश्चन, 70-80 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 60% क्वेश्चन जो है यहाँ तक सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसका पार्ट 2 जो है मैं कल इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा एंड आपकी अकॉर्डिंगली रिवीजन भी है हो जाएगी साथी के साथ। ठीक है, सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के अंदर। आई होप नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के पहले आप 2 चीजों करोगे। कौन सी 2 चीजें? एक तो अभी तक आपने जो किया है उसको रिकॉल करोगे। अगर आपके कोई कंसेप्ट जो है टफ गई रहेगी तो उसको मार्क किया रहेगा आपने, तो उसको एक बार वापस से देख लो एंड आपको इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। क्लियर है सर? सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दिस वाज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।